दीदी को चूल्हा और सिलेंडर दिलवाएगा तो मोदी ही, फ्री में 5 लाख का आयुष्मान इलाज करवाएगा तो मोदी ही, सेना का मनोबल बढ़ाएगा तो मोदी ही, आंख दिखाई तो दुश्मन के घर पर सर्जिकल स्ट्राइक करवाएगा तो मोदी ही। तो आप काहे लिए राजनीति कर रहे हैं? 55 साल के हिसाब दो में आप बताओ देश को। राघव चड्ढा जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन दोनों लोगों को जेल जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। नॉट ओनली लिकर स्कैम, इन लोगों के स्कैम ही स्कैम है, जिधर हाथ रखिए स्कैम निकल आता है। और एक अरविंद केजरीवाल नाम का नालायक व्यक्ति, सच में मुझे गुस्सा आता है ये सोच के कि नालायकपन का अति हो गया। कई बार पड़ती है जरूरत, आना पड़ता है, अंदर के सोए हनुमान जगाना पड़ता है। प्यार न छोड़ो, विनम्रता मत छोड़ो, आएगा सनातन का झंडा नभ में लहराएगा। मणिपुर की समस्या आज के 25-30 साल पहले से शुरू है, तो इनका विषय आग में घी डालने का है। पहली बार प्रधानमंत्री जी का गुस्सा दिखा हमको, पहली बार उनको हम आंखों में मतलब आंसू मीडिया के सामने हमने देखे। जिनको पूरा देश चलाना है उनको एक राज्य की समस्या पे रोना आ गया। हमारा एक भोजपुरिया हिंदुस्तान है, वो भोजपुरिया हिंदुस्तान से हमनी के आशा भी बाटे, हमनी के विश्वास भी बाटे। हम विपरीत परिस्थिति में भी वो लोग के हम बदल सकीले, क्योंकि लोग हमारे माइंड से खेलते हैं। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, वाह, वैचारिक आतंकवाद। अनुराग कश्यप भाई का एक कर्ज है मेरे ऊपर, वो भोजपुरी बहुत बढ़िया बोलते हैं। अभी थोड़ा ट्वीट ने उनको खराब कर दिया। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to ANI Podcast with Smita Prakash. My guest today is Manoj Tiwari. He's a member of parliament. He's a politician of the BJP. But the conversation today isn't just about the BJP or Prime Minister Modi. It's about politics, of course, but it's more than that. It's about his years in the film industry. It's about cricket. It's about music. And of course, he sings for us too. Joining me in the conversation today is my colleague, Gaurav Pandey. मनोज जी, पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। आपसे पहले आम आदमी पार्टी के बारे में बात करूंगी, उसी से शुरू करते हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स से। तो आप उनके पीछे पड़ गए, बिल्कुल। आपने उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया है, उनके पीछे इतना पड़ गई आपकी सरकार कि वो तो कह रहे हैं कि ये विच हंट हो गया है बीजेपी की तरफ से। वो जिस प्रकार से दिल्ली के भविष्य के पीछे पड़े हैं, आम आदमी पार्टी का एक शीर्ष नेताओं का जो गैंग है, मैं हमेशा आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का गैंग बोलता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं आम आदमी पार्टी में जो अच्छी सोच के साथ आम आदमी पार्टी में जुड़े थे। कुछ तो चले गए, कुछ जाने वाले हैं, और कुछ उसके अंदर रह के चाहते हैं इन लोगों को सजा मिले। उन शीर्ष नेताओं का जो गैंग है, उनको हम पॉलिटिकल पार्टी तो अब नहीं कह सकते, वो पॉलिटिकल लोगों का एक गैंग है। दे आर लूटर्स, वो लुटेरे से कम कुछ नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं आपके साथ स्मिता जी, लेकिन जब हम गलियों में जाते हैं, आप हमारे साथ दिल्ली के सोनिया विहार में चलिए, बुराड़ी में चलिए, किराड़ी में चलिए, हम करावल नगर के किसी गली में चलिए, और 70% दिल्ली जो अनऑथराइज कॉलोनी है, हमें दिल्ली वासी कहने में अपने को शर्म आएगी। हम सांसद के रूप में भी अब हम वहाँ नहीं बता पाते हैं लोगों को कि भाई देखो ये केजरीवाल की गलती है। ये बोलते हुए मेरा कलेजा फटता है, कैसे बोले इनको, मैं सांसद हूँ। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है, वो लोग उस पैसे का उपयोग वहाँ करने की जगह उसको अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। असल में दिल्ली की खुशियों को समाप्त करने के लिए वो काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ऐसे लुटेरों को, गैंग को, सिर्फ उनके भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए हल्ला कर रहे हैं, बाकी तो कोर्ट हम नहीं हैं। लेकिन आपने ये भी कहा कि बस अब केजरीवाल का नंबर अगला है, वो भी जेल जाएंगे। आपको कैसे पता कि वो जेल जाएंगे? नहीं, वो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमको तो वो सब पता है। ये जितने सत्येंद्र जैन जेल में हो, भले बेल नहीं मिल रही हो, किसी विशेष परिस्थिति में थोड़े समय के लिए मिल भी गई हो, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, अभी संजय सिंह जी चले गए जेल में। और मैं देख रहा हूँ यहाँ से जो दो मेरा जो दृष्टिकोण है, राघव चड्ढा जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन दोनों लोगों को जेल जाने से कोई रोक ही नहीं सकता।
मेन इसमें जो किंग पिन है वो है अरविंद केजरीवाल. किंगपिन ये लिकर स्कैम के बारे में. फॉर आवर आउट स्टेशन व्यूअर्स, फॉर दोज हु डोंट लिव इन इंडिया, आवर ओवरसीज viewers and listeners, here's a short primer about what the liquor scam about the Delhi government is all about. Investigations by the Enforcement Directorate and CBI allegedly revealed that a private firm paid rupees 30 lakhs as bribe to secure a wholesale liquor license from the Delhi government, made 1,333 crores in sales in 13 months and a profit of about 192 crores in just 8 months before transferring about 100 crores to Delhi's ruling Aam Aadmi Party as kickbacks. The investigating agencies claim that this scam caused a loss of 2,873 crores to the Delhi government. Several people have been questioned and arrested, but notably the ones close to the Chief Minister of Delhi are Deputy Chief Minister Manish Sisodia and Member of Parliament Sanjay Singh. There is not only liquor scam, जी. there is DTC scam, there is जल बोर्ड scam. जब ये लोग दिल्ली में आए थे 2013 में, 49 दिन की सरकार बनी थी इनकी कांग्रेस के साथ मिल करके, उस समय दिल्ली 600 करोड़ के केवल जल बोर्ड से 600 करोड़ के फायदे में होती थी. आज दिल्ली 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में है. हु इज रेस्पॉन्सिबल? तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं. दिल्ली वालों के जो मूल सपने हैं वो सिर्फ लुटियन जोन के चमकने में उनका सपना पूरा नहीं होता है. उनको लगता है जब वो लुटियन जोन में घूम के जाते हैं तो उनको लगता है मैं किसी और शहर में गया था और मैं और शहर में रहता हूँ. हाँ, प्रगति मैदान के टनल से गुजरते हुए उनके अचानक फील होता है अरे वाव, भारत मंडपम देखते हुए अचानक लगेगा अरे वाव. अभी नई एक द्वारका में यशोभूमि और जो एक बड़ा सा उद्घाटन भी हुआ उसका, वहाँ कहते हुए लगता है कि वाह हम किस दिल्ली में हैं. मगर वहाँ वो नरेंद्र मोदी जी की देन है. जो देन दिल्ली के गलियों में, दिल्ली की छोटी सड़कों में होनी चाहिए थी, वहाँ तो हम शर्मसार हो जाते हैं. आज भी मैं आपके यहाँ आने से पहले कई संस्थाएं बन गई हैं. सोनिया बिहार बचाओ संघर्ष समिति, करावल नगर बचाओ संघर्ष समिति. किससे बचाओ? जिसके पास 70,000 करोड़ का बजट है उसका ध्यान नहीं देता, और मैं 5 करोड़ के सालाना बजट वाला व्यक्ति उनको बुला करके बात कर रहा हूं. तो मुझे लगता है कि नॉट ओनली लिकर स्कैम, इन लोगों के स्कैम ही स्कैम है. जिधर हाथ रखिए स्कैम निकल आता है. आपने संजय सिंह को लफंगा कहा, आपने सबके लिए कहा, आपने कहा कि सड़क का लफंगा है. अब देखिए वो लॉकअप में है, सांसद है, लेकिन लफंगा सीधे नहीं कहा. हाँ. मैंने कहा इनका व्यवहार सड़क के लफंगे की तरह है. और हाँ, मैंने ये थोड़ा सा अंतर है. डायरेक्ट नहीं करो, अभी भी गुंजाइश दे रहा हूँ कि ठीक हो जाओ भाई, सुधर जाओ. सुधर सकते हो. बट आप राज्यसभा में हैं, हम लोकसभा में हैं. राज्यसभा में लोगों के लिए उस सदन को उच्च सदन कहा जाता है स्मिता जी. उच्च सदन के सदस्य का व्यवहार मिथ्या बात पे और उस टेबल पे जाकर के टेबल पे पैर मारना, सदन के तरफ गाली गलौज करना और ऐसी वस्तुएं फेंकना, ये तो हमने कभी कल्पना नहीं. ये तो सड़क के लफंगों जैसा व्यवहार है. तो ये व्यवहार मैंने पूरी तरह, एक तो अभी आगे क्या होगा नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैंने उनको पूरी तरह लफंगा नहीं बोला हूँ. डायरेक्ट उस व्यवहार को कहा, वो बिहेव दैट इज लाइक लफंगा ऑफ सड़क. अगर इलेक्शंस हो जाते हैं फिर से, दिल्ली वाले क्या आप लोगों को वोट देंगे? ठीक है, मैं सांसद के चुनाव के बारे में नहीं कह रही, मैं स्टेट इलेक्शंस के लिए कह रही हूँ. फिर से केजरीवाल जी जीतेंगे ना? अब नहीं जीतेंगे, अब नहीं जीतेंगे. कितने साल हो गए बीजेपी को? इट्स सच अ डिवाइडेड हाउस. नहीं, आपका जो आप देखिए पिछले आप 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जब आप प्रेसिडेंट थे तो बीजेपी सारी सीटें जीत गई, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम आम आदमी पार्टी जीतती है बार बार. हाँ, तो इसको समीक्षा करने की आवश्यकता है. उस दौरान 2013 से 2020 तक 6 चुनाव हुए हैं. 6 में 3 में बीजेपी जीती है और 3 में ये आम आदमी पार्टी जीती है. ये 20 तक ही नहीं, 2022 तक, एमसीडी तक. पर मैं ये कह रही हूँ कि सुषमा स्वराज जी के बाद तो आपकी सरकार बनी नहीं इस शहर में. हाँ,
आप बात कर रही हैं विधानसभा की। विधानसभा की बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो जनता है वो बीजेपी को भेज देती है संसद में, लेकिन इस शहर में सुषमा जी के बाद तो बनी नहीं। बीजेपी सच अ डिवाइडेड हाउस, बनती नहीं है यहाँ पे सरकार। लोगों का विश्वास ही नहीं है आपके दिल्ली यूनिट पर। मगर मैं आज एक बात और बोलना चाहता हूँ स्मिता जी। ठीक है, दिल्ली की वही जनता उनको विधानसभा में जिता दी, हमको नहीं जिताई, और हमको लोकसभा में जिताई, और हमको एमसीडी में भी जिताई। उसका कारण था कि कई चीज़ें बहुत बेहतर हुई, लेकिन हमें विधानसभा आते आते वो फिर उनका मूड चेंज हुआ। हम इस बात को बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। तब मैं बोल रहा हूँ 2015 में यही आम आदमी पार्टी 70 में 67 सीट जीती, और 2.5 साल बाद जब मैं अध्यक्ष था वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में 272 में मात्र 38 सीट जीत पाई। हम 184 सीट जीते। लोग वही, दिल्ली वही, और लोकसभा का इलेक्शन नहीं था। इसलिए ऐसा नहीं कि इनके पक्ष में पूरी तरह से लोग आंख मूंद के हैं। हाँ, उन्होंने फिर क्या किया, एमसीडी के काम को पैसा नहीं देंगे, जीरो करना। फिर लोगों को लगा रही एमसीडी काम नहीं कर रही है, और अगले चुनाव में फिर वो जीत गए। तो यही तो 15 और 20 के बीच का अंतर है। अब लोगों को पता चल गया, अब तो एमसीडी में भी हैं, अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। एमसीडी में रहने के बाद आज स्थिति क्या है, आप लोकल गलियों की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, जो गलियों की छोटी सड़कें हैं, यहाँ 60 फीट से कम की सड़कें एमसीडी बनाती हैं। अब तो आप आ गए हो एमसीडी में, बनाओ। अब तो आप आ गए एमसीडी में, उन गलियों से नाली बना करके पानी निकालो। आपके पास 70,000 करोड़ रुपया है, और एमसीडी के पास जब हमने काम किया तो हमारे पास सिर्फ 1200 करोड़ रुपए थे। और 60 फीट से नीचे सड़क अगर देखिए तो 70% सड़कें एमसीडी के पास हैं। तो अब आप बना सकते हैं कि अभी नहीं बन पा रही हैं। अब जाके दिल्ली का सही मायने में भ्रम टूटा है। मैं आपको बताऊं, जो लास्ट एमसीडी इलेक्शन था ना, पब्लिक ने बड़ी सोच समझ के कहा अब इसको ये जिता के और इसका टेस्ट कर लो, ताकि इसके बाद हम कंफ्यूज न रहें। और ये कंफ्यूजन हो गया है समाप्त। राजनीतिक पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी 2025 में इतिहास में दर्ज हो जाएगी कि ये अब पार्टी कभी आने वाली नहीं है दिल्ली में। अच्छा, आप मुख्यमंत्री के निवास के बारे में क्यों इतना तंग कर रही हैं? कैपिटल है दिल्ली, अब आलीशान मकान होना चाहिए ना मुख्यमंत्री का। तो बिल्कुल आप लीजिए ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप मत लीजिए। आप कहते क्या हो और करते क्या हो। सभी मंत्रियों के आलीशान मकान है, लुटियन जोन में रहते हैं, तो अगर चीफ मिनिस्टर कर ले तो क्या गलती है? नहीं, हमारा पहला बात कि हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आपने ऐसा बना क्यों लिया। नियम कानून है, हमारा घर भी है, हमें भी दिल्ली के सांसद को टाइप 7 घर मिलते हैं, तो हमारा घर भी करीब 1.25 एकड़ में है। लेकिन हम यही बोलना चाहते हैं कि हमने तो कभी नहीं कहा कि हम तो जी सब बेहबी व्यवस्था खत्म करेंगे, हम तो 4 कमरे के छोटे से फ्लैट में रहेंगे, हमने तो नहीं कहा था। कहा तो आपने था, इसलिए उस बात को लेकर के तुलना हो रही है। दूसरी बात, ये जो घर बना है वो तो राष्ट्रपति जी के घर के बाद शायद यही घर होगा। और सबसे बड़ी बात, आप बोलते हो हम आम आदमी हैं। एक राघव चड्ढा जी का घर, उनको गलत घर मिल गया, उनके औकात से ज़्यादा, क्या वो शायद शब्द ठीक नहीं होगा, योग्यता से ज़्यादा औकात तो उन लोग जितना कमा चुके हैं बहुत बड़ी औकात होगी। उनका घर गलत मिल गया तो कैंसिल हो गया। अब आपको इतना वीवीआईपी स्टेटस का चस्का है कि आप कोर्ट चले गए, नहीं हमें वही घर चाहिए। अरे शर्म नहीं आती है आपको? बोलते क्या और दिखाते क्या हो। अभी तो शादी हुई है बेचारों की। अच्छी बात है, खूब अच्छी शादी चले। देख, उस नोट पे मुझे मत ले जाओ। मैं से बाहर कर रहे शादी वाले राघव चड्ढा की बात नहीं कर रहा हूँ। शादी वाले राघव चड्ढा, आपको बहुत आशीर्वाद है मेरे भाई। आप दोनों को, आपको परिणति को खूब फलो फूलो। जो आपका राजनीतिक बिहेवियर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप इतना वीआईपी कल्चर के पसंदीदा हो कि आप एक घर नहीं मिल रहा तो उसके लिए पूरा हाई कोर्ट, अब पता चला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे छोड़ देते यार, तुम तो बोलते हो, तुम्हारा नेता बोलता है कि हम तो 4 कमरे के मकान में रहते हैं, तो फिर तो आप 2 कमरे में रह लेते हो। नहीं तो अपना घर बनाओ। इफ यू हैव कैपेसिटी, गो फॉर योर ओन होम। कौन रोका है?
लेकिन हम सरकारी घर ही लेंगे और सबसे बड़ा वाला लेंगे, अगर नहीं मिलता है योग्यता में तो कोर्ट जाएंगे। ये क्या दिखाता है? आपके बयान में दोगलापन है, आप डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने भी जो घर बनाया, जो राजमहल, वो तो उनके पूरे प्रोटोकॉल में भी नहीं आता है। राष्ट्रपति जी के घर में भी वो वियतनाम की टाइल्स नहीं लगी होगी। एक एक पर्दा 20-20 लाख का नहीं होगा। उनके घर में भी ऐसा नहीं हो कि दरवाजा रिमोट से ही खुलता है। क्या छुपाना चाहते हो यार कि दूसरा कोई खोल ही न सके? तो अब देखिए, इनका आज मैं जब आपके पास आ रहा हूं ना, तो एक ऑडियो आया, लीक हुआ है। ऑडियो में बोलते हैं अभी ईडी पूछेगी तो तुम लोग जो जवाब सच्चा है वो तो देना, लेकिन जो सवाल जवाब पे हम लोग फंस रहे हैं उस पे झूठ ही बोलना है। चाहे वो 20 तरह से सवाल करें, ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसी, हमें झूठ ही बोलना है। अरविंद केजरीवाल जी, क्या है ये? हम लोग ट्रेनिंग देते हैं अपनी पार्टियों को कि चलो कैसे सेवा करनी है, कैसे सड़क बनानी है, कैसे प्रगति मैदान का टनल बनाए, कैसे मेट्रो सजानी है। आपका ट्रेनिंग होता है कैसे झूठ बोलना है। तो फिर हमें इन बात ऐसे लुटेरों के पीछे पड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अगर पुलिस चोर के पीछे नहीं पड़ेगी तो चोर तो बहुत काम करेंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि आप बिहार के हैं, पढ़ाई आपकी यूपी में हुई है, तो राजनीति दिल्ली में क्यों कर रहे हैं मनोज जी? दिल्ली से ज़्यादा सूट तो और क्या करेगा? दिल्ली हमारे देश की राजधानी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्षेत्र में सेवा करने का। यहाँ से तो मैं यूपी बिहार के लोगों की भी सेवा कर लेता हूँ, जो तमिलनाडु से, जो केरला से दिल्ली में आए हैं, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वैसे भी सांसद तो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, ये कौन सी भाषा बोलते हैं? और मैं उनके पीछे क्या बताई, वो रहने वाले कहाँ के हैं? वो कौन दिल्ली के रहने वाले हैं? वो भी तो कहीं और के रहने वाले। लेकिन ये बात वही कर सकता है जिसको डर लगता हो। अब उनको मनोज तिवारी से डर लगना लाजमी है, क्योंकि वही अरविंद केजरीवाल, मैंने पीछे कहा ना कि वही अरविंद केजरीवाल जी थे। 70 में विधानसभा 67 सीट, और मनोज तिवारी अध्यक्ष बना तो 272 में 67 पार्षद नहीं मिले। तो है डर तो उनको है, इसलिए वो हमारे पिताजी को भी गाली दिए। ये सब बातें वो बोल चुके हैं। हम उनके पिताजी को गाली नहीं देंगे। हम उनकी माताजी को, माता पिता का हम सम्मान करते हैं। कभी मिल जाएंगे तो पैर छू के प्रणाम करेंगे, लेकिन धीरे से ज़रूर बोल देंगे आपका बेटा अच्छा नहीं कर रहा है। वो हमारी दिल्ली के सपनों को ध्वस्त जैसे किया है, वो उसके लिए ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। आप संसद की बात कर रहे हैं तो मैं एक सवाल पूछूंगी। आपने संसद में कहा कि जो पॉलिटिशियंस जो मणिपुर जा रहे हैं वो पॉलिटिकल टूरिज्म के मकसद से जा रहे हैं, ये कोई हमदर्दी जताने नहीं जा रहे हैं। देखिए, हम लोग बहुत सामान्य गांव से आए हैं स्मिता जी, और गांव से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कहाँ, फिर दिल्ली आए हैं। मणिपुर की घटना को तो हमारे देश के गृह मंत्री जी ने और बाद में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एक एक तार खोल के रख दिया। मणिपुर की घटना आज जो हुई, इसके पहले इससे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। हमें हर घटना का दुख है। एक आदमी भी अगर कहीं किसी घटना में मर गया तो हमको बहुत तकलीफ होती है। हमें तकलीफ तो दुनिया के किसी कोने में, इजराइल में भी कोई मरता है, किसी के साथ ऐसा होता तो भी हमें तकलीफ होती है। हम मणिपुर की घटना में बार बार बता रहे हैं, इसके पहले 750 लोग मरे, अभी भी 150 के आसपास लोग मरे। हमें बहुत तकलीफ है। पहली बार प्रधानमंत्री जी का गुस्सा दिखा हमको। पहली बार उनको हम आंखों में मतलब आंसू मीडिया के सामने हमने देखे। जिनको पूरा देश चलाना है, उनको एक राज्य की समस्या पे रोना आ गया जब एक बेटी का नग्न वीडियो वायरल किया गया। वायरल करने वाली कौन? राजनीतिक पार्टियां। इसलिए कि वो घटना तो 1.5 महीने पहले की है,
लेकिन वायरल होता है पार्लियामेंट शुरू होने के ठीक एक दिन पहले। उस मंशा पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन क्या जब मणिपुर में 750 लोग मरे तब क्या कांग्रेस के रिजीम में प्रधानमंत्री वहां गए? नहीं। गृह मंत्री वहां गए? नहीं। क्या प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया था? नहीं। इस बार तो प्रधानमंत्री ने जो उस जगह पे बयान दे सकते थे, पहली बार मीडिया के सामने आए और वो बयान सबके सामने है। जब मौका आया बोलने का सदन में, ये तो हल्ला करते रहे, बोलने तो देते नहीं थे, तो भी बोला उन्होंने। सवाल उठता है कि आग भी लगाओ आप, और बुझाने के लिए उसको एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ता है। अमित शाह जैसे गृह मंत्री को जाकर के 4-4 दिन वहां कैंप करना पड़ता है। उसके बाद भी आप देश के सारे इशू को क्रश कर देते हैं। 1 महीने की संसद में आप देखे होंगे हल्ला हो रहा है, हमें बिल पास करना पड़ रहा है। ये तख्तियां लेकर के आते हैं और इन्होंने राजनाथ सिंह जी जैसे व्यक्ति के चेहरे पे तख्तियां लगाना शुरू किया। इनको लोकतंत्र का कोई भी प्रहरी माफ नहीं करेगा इन लोगों को। तब हमें इनको कहना पड़ता है कि ये लोग पॉलिटिकल टूरिज्म पे जाते हैं। अगर सही मायने में जाते तो ये समस्या मणिपुर की आज की नहीं है। मणिपुर की समस्या आज के 25-30 साल पहले से शुरू है, और आज जो विकराल रूप धारण किए उसके बाद भी अगर कोई नियंत्रित करने में उसको कोशिश कर रहा है, सफलता मिल रही है, हम उनके बीच प्रेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो आग में घी डालने का काम ये लोग करते हैं। अब एयरपोर्ट भी गए, पहले फोटो डालेंगे। अरे भाई, एयरपोर्ट की फोटो क्यों डाल रहे हो? तुम्हारा विषय क्या है भैया? जाओ ना वहां। तो इनका विषय आग में घी डालने का है। उसको मैं बोलता हूं कि ये इसकी तो निंदा होनी चाहिए। अभी मैम ने पूछा कि आप दिल्ली में, आपने बनारस में पढ़ाई करी, BHU में पढ़ाई करी, फिर आप हो बिहार से, हाई स्कूल तक बिहार में पढ़ा हूँ। हाँ सर, कैमूर से हो आप। हाँ। तो आप कैमूर से हो, बनारस जाते हो। सेवा निकेतन हाई स्कूल उच्च विद्यालय बरौली। हाँ, तो आप बनारस जाते हो, बनारस जाने के बाद दिल्ली में अपनी राजनीति करते हो। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा रहा हो। हाँ, हम मानते हैं कि सुशील मोदी जी आपके राज्यसभा सदस्य हैं अभी, और वो भी वहाँ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी आपको बिहार लेकर के क्यों नहीं जा रही है? या आप बिहार जाना चाहते हो, पार्टी नहीं जाने देना चाह रही है, या आप चाहते हो कि दिल्ली की राजनीति आप करें? देखिए, एक तो हम इससे सहमत नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी हैं वहाँ जो बड़े सक्षम हैं, बड़ी दूरदृष्टि वाले हैं। हाँ, ये बीजेपी का भी दुर्भाग्य है और बिहार का भी दुर्भाग्य रहा कि बिहार बीजेपी को पसंद करता रहा। लेकिन एक हमारी मजबूरी थी जहाँ नीतीश कुमार जी से समझौता करके चलना पड़ा, और स्थिति ये आई कि हम सरकार में होते हुए नहीं थे। ऐसे निर्णय जो बिहार को सही मायने में लंबी छलांग लगा सकते थे, वहाँ कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की कुछ नीतियाँ, कुछ तुष्टीकरण आड़े आए। वही कारण था कि बीच बीच में हमारे संबंध टूटे भी। लेकिन बिहार की भलाई के लिए हम लोग वहाँ भी समझौता किए कि चलो कोई बात नहीं, बिहार को सड़कों का अधिकार है, बिहार को गंगा जी के ऊपर नए दीघा पुल का अधिकार है, बिहार को दरभंगा में एम्स का अधिकार है, बिहार में दरभंगा को एयरपोर्ट का अधिकार है, चलो करते हैं। इसके बाद करते करते भी हम सही मायने में कहिए जो बीजेपी की पॉलिसी के अनुसार हम स्टेट को जो बनाते हैं वो करने में नीतीश जी बाधक बनते रहे। तो हमारी जो लीडरशिप है वो निकल के नहीं आई। लेकिन फिर भी जो जो काम हमारे नेताओं ने किया है, सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम होते हुए भी जो काम आपने देखा, हमारे और भी जो लोग, कई लोग सेंटर से वहाँ गए कुछ दिन के लिए, शाहनवाज हुसैन को हमने वहाँ काम करते देखा। तो शाहनवाज भाई का काम का उद्योग मंत्री के रूप में आप देखिए क्या तेजी से वो आदमी चल रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ एक बिहारी के रूप में। देखिए, हम लोग 2005 का समय देखते हैं, जब पहली बार
हम लोगों को महसूस हो रहा था कि हम कहीं भी रहे, यार नीतीश कुमार को ही आगे बढ़ाओ, जंगल राज समाप्त करो। कैसे भी जंगल राज जाए तो वो कभी कभी हमारे यहाँ कहावत कहते हैं ना कि वो ताड़ से गिरे तो खजूर पे लटके, ऐसे वाली बात है। वो नीतीश जी के साथ वही स्थिति हुई है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत दूरदृष्टि के नेता हैं। वो नंद किशोर यादव जी जो सड़क मंत्री के रूप में काम किए, आप उनका काम उठा करके देखिए। उनके समय में सड़कों का क्या विकास हुआ, वरना तो अलकतरा घोटाला हो जाता था। फिर अब ये नीतीश जी की अंतरात्मा इस बार क्या कहेगी? 2024 में बीजेपी के साथ जाएगी या इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी? उनकी अंतरात्मा उन्हें आवाज देती है हर बारी। हम वो बहुत सिर्फ चुनाव के वक्त साफ उनकी बात अंतरात्मा बोलेंगे आती यहाँ है। पे, बहुत दिल से बोलना चाहता हूँ कि वट एवर द सिचुएशन, जब भी जदयू और बीजेपी का ये गठबंधन टूटता है ना, तो सबसे धक्का हम जैसे लोगों को लगता है, क्योंकि बिहार की स्पीड टूटती है। बीजेपी का जो स्पीड है, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते जो हमारा सपना था बिहार के लिए, वो तो वास्तव में वहां तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी बिहार को बचाए हुए थे। अब नीतीश जी को मुझे लगता है ना, उनकी एक महत्वाकांक्षा ने उनको अभी आज की स्थिति में कहीं का नहीं छोड़ा। आज नीतीश जी को हम लोग, नीतीश जी के भी वेल विशर है। उन्होंने ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं किया, लेकिन उनकी एक महत्वाकांक्षा ने उनके 15 साल की इमेज को बहुत छोटा कर दिया। बट इट्स लाइक बिहार में और कोई विकल्प है ही नहीं, हर बारी नीतीश जी ही आएंगे। अब तो क्या कहें इस पे, 90 सीट वाली पार्टी विपक्ष में है और 35-36 सीट वाली पार्टी वो सरकार चला रही है। ये भी लोकतंत्र का एक स्वरूप है, अभी स्वीकार ही करना पड़ेगा। लेकिन हम जैसे लोग और बिहार के लोग, आज उनकी आंखों में आंसू है। भाई ये तो बनने के बाद का गठबंधन है ना, चुनाव के पहले का गठबंधन तो कुछ और था। तो अब तो इसे हमें स्वीकार करना है। लेकिन आज बिहार बड़ी बदहाली में है। हम लोग बिहार से होके आ रहे हैं। बिहार में कह दिया उन्होंने शराबबंदी है, शराब पी पी के मर रहे लोग, लगातार समाचार आते हैं, एएनआई से सुन रहे हैं हम लोग। 2025 में बिहार भी एक नई करवट लेगा और हमारे बिहार के ही बहुत सारे लोग हैं जो इसको चलाने में बहुत सक्षम हैं। आज हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी बहुत ठीक से लेके चल रहे हैं बिहार को। लेकिन आगे क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, हमारा शीर्ष नेतृत्व जाने। लेकिन बिहार का 2025 से अच्छा सिस्टम शुरू होगा और बिहार को पूरे देश में, अभी कई चीज़ों में हम नंबर 1 रहे हैं, लेकिन हर तरफ से नंबर 1 हो, ऐसा मेरा सपना है। बीजेपी जो है वो काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंटेटिव टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है। सांसद को विधानसभा में लड़ाने के लिए उतारा है उन्होंने, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। आपने शीला दीक्षित को हराया था, तो क्या आप अब केजरीवाल जी के अगेंस्ट खड़े होंगे इलेक्शन? एक तो जब शीला दीक्षित को हराया था ये लाइन आती है ना, तो मुझे बहुत दर्द होता है। सच्चाई तो है, लेकिन शीला दीक्षित जी बहुत बड़ी थी स्मिता जी। मैं लिटरली बहुत, मेरे आंख में आंसू आए जब वो संसार छोड़ी। मैं शीला जी से मिलने गया। मैं नहीं सोचा था जीवन में कि मैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो शीला दीक्षित जी को नहीं हराया था, बेसिकली वो कांग्रेस को हराया था। मैं शीला दीक्षित जी से मिलने गया उसी दिन जब रिजल्ट आ रहा था। उनके पास मैं संदेश भेजा तो उनका आया कि मनोज तिवारी मुझसे मिलने आएगा। तब तक रिजल्ट क्लियर हो चुका था। बोले अच्छा बुलाओ। मैं गया, मैंने प्रणाम किया उनको। अब आप सोचिए, कुछ तो था ना कि मैं उनसे मिलने गया जो चुनाव में उनकी हार हो चुकी थी। जी जी। तो उन्होंने पूछा पहली बार जाते ही कि कितने वोटों से हराया। तो मैंने उनसे भी कहा था कि शीला दीक्षित को कोई नहीं हरा सकता। माँ, मैंने बोला था, ये कांग्रेस की हार है, ये राहुल गांधी के जिद की हार है। और वो चेहरे पे दिख रहा था कि वो किसी के जिद में ही लड़ी थी। और शीला दीक्षित जी से जो मेरी 30-40 मिनट की बातचीत है,
उसमें मैं किताब लिख सकता हूँ। अटल जी की बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि दिल्ली को बचा लेना मनोज तुम लोग। वो उन सड़क की चिंता, वो सड़क की चिंता, वो फ्लाईओवर की चिंता। मैंने कहा इनको इतनी सारी चीजें याद हैं। और अरविंद के व्यवहार को लेकर के भी उन्होंने कहा कि हमको तो कभी दिक्कत नहीं हुई, हम तो मेट्रो लाने के लिए भी अटल जी के ऑफिस में जाके बैठ जाते थे, 1 दिन की जगह 2 दिन जाते थे, फिर अटल जी हंसते हुए सारा कुछ आगे बढ़ा देते थे। उनका एक वर्किंग रिलेशन था जी। ओ, तब हमको समझ में आया कि अरे यार, ये मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली का मुख्यमंत्री कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। तो शीला दीक्षित जी को तो पहले मैं नहीं हराया तो मैंने कांग्रेस को था जी। लेकिन जो दिल्ली में सिचुएशन हुई है, जो लोगों का गुस्सा आया है, उसके पीछे और भी बहुत कारण है, जिसमें एक कारण का निदान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े स्तर पे किया। अनऑथराइज कॉलोनियों को उनका ऑथोराइज्ड हक देना, पीएम उदय योजना, उसको भी ये लोकल गवर्नमेंट डिस्टर्ब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, क्योंकि फाइनली रजिस्ट्रेशन तो दिल्ली सरकार को करना पड़ता है। आज भी उन कॉलोनियों में रहने वाले लोग परेशान घूम रहे हैं। लेकिन एक चीज तो कर दिया उन्होंने कि जो अनऑथराइज कॉलोनी का जो एक कलंक लगा था ना, उसको तो हटा दिया मोदी जी ने। ये आने वाले इतिहास का बहुत बड़ा एक चैप्टर बनेगा। अभी मैं कल बुराड़ी में घूम रहा था तो पोस्टर लगे हुए थे कि अपने घर पे लोन लीजिए। मुझे इतना खुशी हुआ, थैंक यू नरेंद्र मोदी जी। जो घर तोड़े जाने थे, जो इलीगल थे, अब उस घर पे लोन मिल रहे हैं। और भी सारी चीजें आएंगी। पानी कब साफ होगा? यमुना नदी कब साफ करेंगे आप? यमुना नदी हो, पानी की व्यवस्था हो, ये सब कुछ। देखिए, मेरे जीवन का एक बड़ा दुख है, अफसोस है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं और दिल्ली उसके बाद भी स्मिता जी को हमसे सवाल करना पड़ता है कि नदी कैसे साफ होगी, पानी कैसे साफ जाएगा। हम बुंदेलखंड के गांव में पानी साफ दे आए, जहां ट्रेन से पानी जाता था। ट्रेन से पानी जाता था बुंदेलखंड में। स्मिता जी, शायद आपको याद हो कि वहां पानी तो 600 फीट नीचे, तो पानी आएगा कैसे? तो ट्रेन से, जैसे डीजल पेट्रोल ट्रेनों में नहीं टैंकर में जाते हैं, वैसे पानी जाता था बुंदेलखंड। मुझे पता है महाराष्ट्र में और गुजरात में था, मराठवाड़ा में भी जाता बट हाँ, मराठवाड़ा में, बट आई डिडंट नो कि यूपी में भी है। मध्य प्रदेश और यूपी का पोर्ट लेवल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है मैम, चंबल के नीचे बुंदेलखंड, वहाँ और मराठवाड़ा, एरिड रीजन्स। तो इट इज इन यूपी एंड मध्य प्रदेश आल्सो, बॉर्डर एरियाज ऑफ जी, यूपी एंड जी। एमपी। अब वहाँ घर घर नल से जल जा रहा है, महाराष्ट्र के हिस्से में भी और देश के किसी भी स्टेट में। वट एवर द गवर्नमेंट, जो भी हो, पार्टी हो, हमने ये नहीं देखा, बल्कि वही पैसे तो कई जगह गबन किए गए। छत्तीसगढ़ में गबन किए गए हैं, राजस्थान में गबन किए गए हैं। जो हमारे एक उड़ीसा में लोगों ने उसका उपयोग किया, सही, लेकिन बाकी लोग तो वो ना हो, क्योंकि इससे मोदी का नाम हो रहा है। और दिल्ली में हम रहते हुए घर घर नल से जल नहीं पहुंच पाए, साफ जल नहीं आए, और हर बार दोषारोपण। यहां तक कि एक पुल का, एक बैराज का एक गेट नहीं 10 साल से मरम्मत हुआ, और बाढ़ का कल ये हुआ कि जहां घरों में कभी पानी नहीं गया, दिल्ली में वहां पानी गया। तो ये हमारे लिए भी आश्चर्य का विषय, दुख का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठते हैं और एक अरविंद केजरीवाल नाम का नालायक व्यक्ति, मैं बहुत, सच में मुझे गुस्सा आता है ये सोच के कि नालायकपन का अति हो गया। मतलब लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, और उस टाइम अपना आप राजमहल बनाने का काम कर सकते हो, लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं कि कैसे घरों में नल से जल जाने का आपका वादा पूरा होगा। तब हमें लगता है कि ऐसे व्यक्ति ने जो विश्वासघात किया है दिल्ली के साथ, अब हम लोग सांसद के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी, हम ऐसे तो बोल के भाग नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम जल बोर्ड के सीईओ को बुलाएं तो कल उसको बुला करके गाली देगा,
कैसे मिला तुम सांसद के बुलाने से? कैन यू बिलीव? अगर चीफ सेक्रेटरी हमने समय मांगा और मीटिंग हो गई, तो अब अगले दिन 1 महीना के अंदर देखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ तक मार देते हैं। क्या व्यवहार है ये? बड़े अधिकारी हम लोगों से मिलने से डरने लगे। साहब फोन पे बात कर लीजिए, अभी मिलना ठीक नहीं है। आप उस दिल्ली की विकास की कल्पना क्या करेंगे? तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? मैं सवाल वही पूछूंगी, क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर 2024? ये विधानसभा चुनाव लड़ना तो बहुत बड़ी बात होती है, सांसद से बड़ा होता है। सांसद से बड़ा कैसे हो गया भाई? उसमें से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। तो फिर विकल्प क्या है? अगर आप केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं तो कोई चीफ मिनिस्टर चेहरा तो होगा। पहले तो पार्टी मुझे बनाएगी तो मैं कैसे देखिए, आजकल बहुत लोग ना, जब माइक आता है तो अंदर की बात बाहर नहीं कर। कौन व्यक्ति राजनीति में है और सीएम बनना उसको बुरा लगेगा? कौन है? लेकिन एक ट्रेंड चल गया है, जैसे नहीं हमको थोड़ा सा नहीं, हम तो पार्टी के सेवक। अरे भैया कुछ नहीं, पार्टी के सेवक हैं, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, जिसको कहेगी उसको बनाएंगे। अगर पार्टी ने कभी हमको ही चुन लिया तो हम बाजा बजाएंगे यार, अपना काम करेंगे और जो हमारा विजन है जमीन पे करके दिखाएंगे। आप पॉलिटिक्स में आए क्यों? उसी पे आ जाती हूँ, क्यों आए, क्या करने आए? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था मेरा, लेकिन जब थोड़ा करीब से देखना, एक बार मैंने नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया, तब मैं सिर्फ एक्टर था। बात है 2012 की, नीतीश कुमार जी ने डिनर कैंसिल कर दिया था एक, शायद आपको याद हो, बिहार में। तो हम लोग एज बिहारी, भाई हम लोग तो बिहार का गाना भी हम गा चुके थे। हमारा एक बड़ा फेमस गाना है, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तन धूमधाम से। तो जो बिहारी पना है, बिहारी पना में अतिथि देवो भव बहुत बड़ा शब्द है, वसुधैव कुटुंबकम बहुत बड़ा शब्द है। सब लोग तो खाली वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, बिहार के हर तीसरे बच्चे को याद होगा कि अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तब लगा यार ये बुला करके गेस्ट को खाना नहीं खिला रहे, ठीक नहीं यार। तो हमने नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बयान दिया कि आप जिसका डिनर कैंसिल किए हैं, वो कोई चैनल होता था, मैं पता नहीं, तब ये वो एबीपी न्यूज नहीं था, स्टार न्यूज नाम था उसका। अच्छा, हाँ। उसका एक उमेश कुमावत एक होते थे एंकर। हाँ। उन्हीं को हमने बयान दिया, वो चला दिए बड़ी जोर से। हाँ। और धाड़ धाड़ मुझे 6 इनकम टैक्स की नोटिस कांग्रेस सरकार से। हमने कहा अरे यार कहीं गलती तो नहीं हो गई। फिर बाद में समझ में आया कि ऐसी गलतियां सटीक पॉइंट पे लगती है तभी होती हैं। तो मुझे इतना दबाव आने लगा कि फिर मुझे लगा कि यार ये कोई बात नहीं, थोड़ा दबाव सहना है। तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग जो उनके बारे में सुनते थे, नहीं जो जानते थे, क्योंकि हम लोग बहुत शूटिंग करते थे गुजरात में। अच्छा। राजपीपला, बड़ौदा, 1-1 महीने की शूटिंग हमारी चल रही है। तो वहाँ की जो व्यवस्था देखते थे, जो सड़कें देखते थे और जो मेंटालिटी, तो लगता था यार ऐसा आदमी, पहले तो सोचते थे बिहार का मुख्यमंत्री होता, हमारे यूपी का होता। बाद में ऑप्शन आने लगा धीरे धीरे प्रधानमंत्री के नाम के लिए। फिर लगा गुरु यही सही है, यही समय है, सही समय है। तो मोदी जी ने आज कहा, तब हमारे दिमाग में आया ये गुरु यही करेक्ट टाइम है, इस आदमी का सपोर्ट करो। इतना ही भाव था। मैं आज उनका सांसद हूँ, ये लाइन हो सकता है बहुत मर्यादित न हो, नहीं, लेकिन तब दिल से निकली बात है कि यार ये आदमी देश के लिए सही रहेगा। और मेरा मन में आ गया। आप क्रिकेटर है ना, सीधा स्टंप पे। हाँ, कुछ भी स्मिता जी, तो लाइन एंड लेंथ बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर हमने गीत बनाया, वो गीत कहीं आया नहीं। मैंने 2013 के बाद जैसे ही लगा कि अब यही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं,
तो मैं बीजेपी में ना रहते हुए भी मैंने एक गीत बनाया था कि सड़कों पे ये कैसी भारत की मूरत है, आओ चलो बढ़ो साथियों मोदी की जरूरत है, आओ चलो बढ़ो साथियों मोदी की जरूरत है। वाह। और इसके बाद जहां जहां गाता था ना, पब्लिक ऐसे उछलती थी। अपने प्रोग्राम में हमारा जहां शो होता था, फिर उसके कुछ दिन बाद गडकरी जी ने कहा, वो दिल्ली के प्रभारी थे, मनोज तुम्हें बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए। राजनाथ जी अध्यक्ष थे, फिर उनसे मिलवाए मुझे। मैंने कहा यार लगता है ठीक ही टाइम है। और ओनली विजन वाज कि ये नरेंद्र मोदी देश के पीएम बन जाए। और मेरी भावना देश के लोगों से कितनी मिली। जिस देश में हम लोग तो बिहार के लोग हैं, हम लोग 10 साल के होते हैं ना तभी राजनीति हम लोग डिस्कस करने लगते हैं। क्या भैया झूठ बोलते हैं? नहीं। अरे हमारा न्यूज रूम ना चले अगर बिहारी ना हो तो वो ही चलाते हैं न्यूज रूम। तो हम लोग क्या ना, देश में कोई घटना घटे तो हमरे यहाँ लड़का बोले ना एकर मतलब ई बा, जो मिसिंग होगा ना उसको कहेंगे ये तीनों के बीच में वो चौथा के रास्ता निकलता। तो हम लोग उस विजन से हम सोचने लगे और हमको लगा ना कि ये आदमी यही भारत को बचा सकते हैं। पर थोड़ा सा डर नहीं लगा? मतलब मेरा करियर चल रहा है इंडस्ट्री में, मैं इतना बड़ा हिट एक्टर हूँ, मैं इस लाइन में अगर पॉलिटिक्स में जाऊंगा, मैं न्यू कमर हूँ, शायद ना बने मेरी बात। असल में ना वो डर उस दिन खत्म हो गया जब मैं पहले दिन मोदी जी से मिला। अच्छा। सूरत में वो बिहार शताब्दी समारोह, हम लोग जो दुख हुआ ना बिहार वाला, वो हम सूरत में किए। बिहार शताब्दी समारोह मेरा प्रोग्राम था, 1.5 लाख लोग थे। वो वीडियो आज भी आपके मोबाइल में मिलेगा। और हम जब मोदी जी से मिले तो उन्होंने एक लाइन कही, गुजरात जितना गुजरातियों का है उतना ही देश के हर हिस्से का है, उतना ही बिहार का है, उतना ही यूपी का है, उतना ही मनोज तिवारी का है। ये लाइन हम कहे यार ई राहुलवा से तो बहुत बार मिले हम लोग, कभी हमारा नाम नहीं लिया। राहुल गांधी जी। भाई राहुल गांधी तो हमारे पड़ोस के हैं ना, हम लोग बनारस में पढ़े लिखे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। कहाँ से पढ़ो जरा? इलाहाबाद के हैं इसलिए? सांसद के रूप में तो हमारे पास के थे। अच्छा, यूपी के हैं इसलिए। अच्छा। तो हम यही सोचते थे हम कि यार इतना नजदीक के है, मैं डोंट माइंड यार, मतलब ऐसे बोल रहे हैं जैसे सोचते थे हम कि आदमी ये सांसद इतना नजदीक है, इतना बड़ा पार्टी का राजकुमार है, भले राजा की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन करीब कभी चाय तो पिला दिए होते। और एक बार मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और वो नाम ले रहा है आदमी पूरे मंच से, हमारे पूरे बिहार को श्रेय दे रहे हैं। उसी में वो बोले थे कि जब बिहार से आदमी चलता है तो जब उसकी माँ को कहता है कि हम गाड़ी हमारी गुजरात पहुंच गई तो माँ फिर चैन से सो जाती है। दैट वाज रियलिटी। क्यों? पर क्या कनेक्शन है बिहार और गुजरात भाई इतना अपराध था बाकी जगह, कब ट्रेन फूट जाए, कब ट्रेन में बम ब्लास्ट हो जाए। मैम देयर इज अ कनेक्शन, नो माइग्रेशन। बिहार से, यूपी से तो गुजरात जाते हैं क्या? लेबरर्स, यस, बॉम्बे जाते हैं? लेबरर्स भैया, गुजरात जाते हैं मैम। सूरत? स्मिता जी, सूरत में आज भी अगर हम एक साथ 3 लाख लोग बैठ सकते हैं प्रोग्राम में तो सूरत में, और उस क्षेत्र में गुजरात में बहुत यूपी बिहार के लोग हैं। और द लव एंड अफेक्शन जी रिसीव्ड फ्रॉम नरेंद्र मोदी जी एज सीएम ऑफ गुजरात, वो लोग याद करते हैं। तो वो एक कनेक्शन था। तब हम जब ये लाइन बोले ना तो ये मन से डर खत्म हो, क्योंकि हमको नोटिसेज आते थे और कोई कांग्रेस में कई लोग हमारे बतियाते भी थे। मैं बोलता था यार, मैं तो बोले तुम काहे मोदी वोदी करने लग रहे हो, तो हम कही तो मेरा बहुत प्रिय है, अब यही बतिया रहा है तो अब डर कैसे जाएगा। मोदी जी ने जिस दिन मेरी पहली मुलाकात में डर हटाया, फिर डर लगा ही नहीं। फिर लगा, मुझे विश्वास हो गया कि सब जा रहे हैं, ये सब जैसे वो कृष्ण भगवान ने दिखा दिया अर्जुन को ना कि देखो ये सब मरे पड़े हैं, तो मुझे दिख गया कि ये सब गए, खत्म,
नरेंद्र मोदी जी, ऐसा मेरा विश्वास था, और वो विश्वास सही हो गया। पर बुरा नहीं लगा उस वक्त कि मैं एक इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ, भोजपुरी फिल्म्स के बारे में? हाँ, तो मैं तो भागने वाला था। हाँ। मैं सांसद बनने के बाद भी मैं नहीं काम करने वाला था। एक मेरा इंटरव्यू जिससे आपसे लिए है ना, तो वैसे ही राहुल कंवल से मेरी एक इंटरव्यू थी। तो मेरे बहुत, मुझे जैसे पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है अपराधी से बतियाता है, वो इस तरह से बतिया रहे थे। हमने कहा भैया कैसे करेंगे? हम कहे मोदी जी करेंगे। ये कैसे होगा? हम कहे मोदी जी आ रहे हैं, करें। तो बोले सब मोदी जी करेंगे तो आप क्यों आ रहे हैं? हमने कहा मैं आ रहा हूं मोदी जी को लाने के लिए। और वास्तव में मेरा विश्वास था कि ये व्यक्ति जब बैठ जाए तो हमारे देश का भला हो जाएगा। और मैं चलूंगा फिर से। हमारा शूटिंग का डेट तय था। हमारी शूटिंग डेट फिक्स थी। तो एक दिन में चेंज हो गया। जिस दिन हम लोग घुस रहे थे संसद में, और मोदी जी, वो जो सीढ़ी है ना संसद की, प्रणाम किया, वहीं पे माथा रख दिए। मैं 4-5 कदम पीछे था। उस वीडियो में कभी कभी झलक आती है हमारी। अब ऐसा भी नहीं था कि सीढ़ी थोड़ा सा साफ कर दो, यहाँ पे प्रधानमंत्री का ओथ लेने वाला व्यक्ति माथा रखिएगा, ऐसा थोड़ी था। वो तो वहीं झुका दिए। तो वो जो फीलिंग थी ना, मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। उस समय मैं सोच लिया मनोज तिवारी, अब तुम्हें नहीं जाना है। तुम्हारे जीवन का वो चैप्टर खत्म, ये चैप्टर शुरू। इस व्यक्ति के साथ चट्टान की तरह खड़े रहना है। क्योंकि देखिए, हो सकता है दुनिया नहीं जाने मैं क्या हूं, मेरी कितनी पैठ है, कितने लोग हमारी बात सुनते हो, हम जानते हैं ना। हमारा एक भोजपुरिया हिंदुस्तान है। वो भोजपुरिया हिंदुस्तान से हमनी के आशा भी बाटे, हमनी के विश्वास भी बाटे। हम विपरीत परिस्थिति में भी वो लोग के हम बदल सकीले। मैं उनको समझा सकता हूं, कई बार समझाना पड़ा, क्योंकि लोग हमारे माइंड से खेलते हैं। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, वाह, वैचारिक आतंकवाद। तो अब तो हमको बम गोला से कोई नहीं हरा सकता नरेंद्र मोदी के शासन के बाद। तो तिवारी जी, आपने ऐसे समय पे अपनी इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री के, आप सिंगर भी थे, आप एक्टिंग भी करते थे, आपकी सबसे बड़ी पिक्चर थी ससुरा बड़ा पैसे वाला, जो बहुत हिट हुई। हाँ, उसके बाद आप वहाँ से गंगा लेकर के आए। गंगा बहुत बाद में आई थी। बहुत बाद में आई थी। उसके बाद दरोगा बाबू आई लव यू, बंधन टूटे ना, ये सब ब्लॉकबस्टर पिक्चरें थी। और आप उसके लिए 30 करोड़ भोजपुरी सिनेमा। भोजपुरी उसकी सबसे अच्छी खासियत क्या थी मैम? एनआरआईज भी देखते हैं ये, ओवरसीज इंडियंस वॉच इट। हाँ, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि आप 30 से 35 लाख में पिक्चरें बनाते थे और आप कमाते थे करोड़ों में। एग्जैक्टली। तो आप वो छोड़ करके, क्योंकि पहले वो छोड़ करके छोड़ो, हाँ। पहले इस पर आते हैं कि क्या था वो मैजिक, कैसे हो जाता था? देखिए, हम भोजपुरी में संस्कृति को, भोजपुरी कल्चर, हमारी रीति रिवाज, उसको हम नए से पुरातन को मिलाए हैं। अच्छा साउंड, नया साउंड। जैसे हम लोग अभी आजकल आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें इस माइक का भी बहुत योगदान है। इस पे बोली गई बात अलग ढंग से आ रही है। और वही पुराना वाला कहीं लगा दिए तो पता चला कि वॉइस ठीक करने में ही सारा समय चला गया। तो हमने वो प्रयोग करना शुरू किया फर्स्ट टाइम भोजपुरी में। और हमने शहर में हो रहे परिवर्तन को गांव के पीछे कैमरा लगा के देखा। कि मान लीजिए हमारा लड़का एक बम्बई चला गया, तो जो अचानक कम कपड़े में थोड़ा सा लड़कियों को देखेगा तो क्या सोचेगा। उसमें लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन हमने वो रखा क्योंकि हम तो वो भी जानते हैं, नहीं दिस इज फैशन। फैशन तो होना ही चाहिए, लेकिन गंगा वाला सोचेगा आय दादा कपड़ा की कमी पड़ गई वाला था। तो वो भी एक स्टाइल है, मजा है उसका। फिर मान लीजिए कि माता पिता के साथ साथ हमारे यहाँ दादी का बहुत महत्व रहा है। मम्मी पापा तो खाली डांटते हैं, दादी प्यार करती है। तो कोई बात हम दादी से बोलते हैं, नानी से बोलेंगे। ये सब चीज को हमने सिनेमा में रखा। घर जमाई
भाई देखो, घर जमाई कोई बुरी चीज नहीं होती है। जो भी सुन रहे हैं लोग, कोई बात नहीं। और आप भी 3 बेटियों के पिता हैं, तो हाँ। घर जमाई के बारे में बुरा बिल्कुल नहीं कह सकते। नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे कल्चर में उसको ताना मारते हैं लोग जी। अब वो कल्चर है, उसी पे हमारी फिल्म थी ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुर जी बड़ा पैसा वाला है, अमीर बेटी को गरीब लड़के से ब्याह हो गया, पिता ने बोला कर देंगे लेकिन उसको हमारे घर रहना पड़ेगा। अब वो ऐसा उलझ गया, उसके पिता ने, उसके भाई ने कसम दे दिया। तो उसका द्वंद कैसे कि ना बहुत पैसा रुपया सब नहीं, लेकिन हमार माई हमरा के वो दौरा लेके खोजत रहल, हम वापस हमार डोली नहीं गई घरे। तो वो जो कष्ट, इमोशन जो बढ़ जाता है आदमी दो तरफ, जो बढ़ जाता। तो देखिए कई बात में आजकल बोलने में भी डर लगता है, ये बोलेंगे तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाए, पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। नहीं, हमने ये स्पेसिफाई किया है कि जब आप एक्टिंग करते थे और आप जब सिंगिंग में थे, जब इन्होंने भोजपुरी गाने गाए हैं, तो आप हमें बताइए कि आप स्पिरिचुअल गाने भी गाते थे और उसके बाद और नॉटी गाने भी गाते थे। देखिए हम लोग जब गाना गाए तो बहुत सारे सोशल इश्यूज गाए। अब अभी तो क्या होता है, मैं देखता हूँ कुछ चल रहा है तो वो कुछ हमारे ओपोनेंट लोग क्या बेबी बियर पी के ये सब गाना चला देते हैं, बहुत वायरल हो जाता है। कभी रिंकिया के पापा मेरा गाना है, वो तो वो वायरल, वो हर चुनाव में रिंकिया के पापा आ जाते हैं। हाँ, वो गाना बहुत अच्छा है। लेकिन हमने 5048 गाना गा चुका हूँ अभी तक। उसमें से मेरे 4 गाने कानून बन गए। जैसे मैं 97 में गाया लाल बत्ती के खिलाफ, वीआईपी कल्चर के खिलाफ, कि नियम का बघार ताड़, रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवत। भाई लाल बत्ती लगा कर राजा साहब आ रहे हैं, और मैं अंदर की सब बातें कि देखत नहीं खराए फल के नाल हो देखात बा। देखो अब वहां पुलिस की राइफल बाहर नहीं दिखती थी, बॉडीगार्ड्स के राइफल दिख रहे हैं। तो वो सब पे मैंने विरोध में गाया। और 2014 के बाद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने सारे वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया, वो कानून बन गया। हमने गाना गाया था गंगा जी की सफाई का। हमारी गंगा सेना आज भी चल रही है, अब तो खुश है। हम लोग गाना बनाते थे कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। नमामि गंगे मंत्रालय बन गया। मंत्रालय तो लॉ है, मतलब मंत्रालय नया सृजन हो जाना। वैसे ही हमने एक गाना गाया था भ्रूण हत्या के खिलाफ। 96 में हमने गाना गाया स्मिता जी, जब नया नया अल्ट्रासाउंड आया था, लोग पता करते थे कि पेट में बच्ची है और सफैया करा दे। उसको सफैया एक शब्द आता था हमारे बिहार यूपी में। तो मैंने गाया था, ये गीत गाया था कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। और एक दिन मैं सांसद के रूप में एक कड़ा कानून भ्रूण हत्या के खिलाफ उसमें शामिल होता हूं। ऐसे ऐसे हमारे 4 गाने हैं। एक 20-25 साल के बाद, 20-25 साल के बाद एक करप्शन पे, आज जिसमें ये सांसद होने के बावजूद भी संजय सिंह जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, सत्येंद्र जैन जेल गए। अभी थोड़े समय में राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की बारी, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो मैं तब गाना गाता था, सब हुए रुपये के खेल से आदमी के लगल बा। हमने शर्ट पैंट का सेल देखा था। यहाँ तो मैंने 97 में गाया है कि आदमियों की सेल लग रही है यार। अधिका बिकात बड़े 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 बाबू के करके कर नाम ली में ठवे बेकाबू। मास्टर बनी जाता मैट्रिक फेल से आदमी के लगल बा।
मुखिया ही करताटे खेल, मुखिया मीन चीफ ऑफ द टीम, मुखिया ही करताटे खेल, सेल आदमी के लगल बा। सबकी कीमत है, ये इतना में बिक सकता है, इतना में बिक सकता है। और वो देख रहा हूँ कि अगेंस्ट करप्शन जो रूल बन रहा है उस पर मैं भी वोट दिया। तो 4 गाने तो मेरे कानून बन गए। अब मुझे क्या पता था कि इस देश में एक नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे और वो मेरे चारों थॉट को कानून बना दें। आज तक मेरी मोदी से बात नहीं हुई कभी। पर ये 90 का दशक, जहां पर यूपी बिहार में करप्शन जो इतना बड़ा मतलब इट वाज सच अ कर्स, और जो सरकारें बार बार बदल रही थी उस वक्त 90 के दशक में, यू वर पार्ट ऑफ दैट, तो इसीलिए आपके गाने वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और मोदी जी उस थॉट को, इसका मतलब उनके दिमाग में भी चल रहा है ना। हम तो उनको नहीं बताए थे कि हम लाल बत्ती के खिलाफ, वीआईपी कल्चर के खिलाफ गाना गाए हैं सर। मैम क्योंकि 90s में केवल ये नहीं चल रहा था, 90s में हमारे यहाँ बिहार में जंगल राज भी चल रहा था। बिहार में जंगल राज भी चल रहा था, तो वो तो था ही। In fact, when I remember covering once, जब मैं गया में स्टोरी कर रही थी और गया से पटना जाना पड़ता था, तो उस वक्त 5 बजे शाम होने से पहले यू हैड टू टेक दैट रोड जर्नी, क्योंकि वहाँ पे नक्सल इलाका था। तो आप गया से पटना नहीं जा सकते 5 बजे के बाद, स्पेशली फॉर अ वुमन इन अ कार, वो नहीं कर सकते। और वो छोड़ो, इवन व्हेन आई यूज्ड टू डू इलेक्शन कवरेज, हम लखनऊ से अमेठी जाके अमेठी से वापस लखनऊ आ जाते थे, और एक बाथरूम नहीं होता था जहाँ पे आप रुक सकते हैं, एक शौचालय नहीं है जहाँ पर लेडीज जा सकती हैं। बिल्कुल, आपकी ये बातें देखिए, हम लोग तो उस गांव के लोग हैं जहाँ शाम को जब हम लोग साइकिल से गांव में घुसते थे तो सड़क के ऊपर, जो उसको छौरा बोलते हैं, छौरा मतलब मिट्टी की सड़क, एक लाइन से बहनें बैठी होती थी शौच के लिए, और जिस भी स्थिति में है, साइकिल आई तो खड़ी हो गई। उस पेन को अगर देश का प्रधानमंत्री समझ लिया, सरकारें तो पहले भी थी, लोग तो थे ही ना, उन तक ये दर्द पहुंचा क्यों नहीं? कितनी महिलाएं तो इसी चक्कर में बीमार हो गईं, और ओझा और झाड़ फूक करने वाले बोले इसको भूत लगता है। अरे भाई, उसको दिन में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, दबा के बैठी है, तो उसका तकलीफ नहीं होगा तो क्या होगा? तो इन सारी चीज़ों को साइंटिफिकली, और क्या, मैं तो इसको ना, जब मैं समीक्षा करता हूँ कि मैं राजनीति में आके क्या पाया हूँ, तो ये जो घर घर शौचालय, नल से जल, हर गांव को सड़क से, देश में हर गांव सड़क से जुड़ चुका है। देश में अब कोई अनमैन्ड क्रॉसिंग नहीं है जहां लोग कट जाते थे गाड़ी में, अब वो बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है। और नहीं तो मैक्सिमम जगह ब्रिज बन गए हैं। गांव में जहां कोई नहीं जाता वहां भी ब्रिज बना हुआ है। तो ये सब, मैं जहां का रहने वाला, मैं जिस लोकसभा का हूं, मैं, हमारी लोकसभा दिल्ली में एक सेंट्रल स्कूल नहीं था, अभी एक बन के तैयार हो गया, 2 लाइनअप है। हम जिस क्षेत्र से सांसद हैं वहां मेट्रो नहीं जाती थी, पहली मेट्रो में बैठ के हम आए। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का परिणाम। हमारे क्षेत्र से रेल गुजरती थी लेकिन स्टेशन नहीं था, हम स्टेशन बनाए। हम सांसद के रूप में, जानते हैं हमारे क्षेत्र में मैं अभी तक 14,300 करोड़ रुपया लगा चुका हूं। पहले लोग बोलते थे कि 7,000 करोड़ से ज़्यादा अगर अपने क्षेत्र में कोई लगाया तो या तो प्रधानमंत्री होंगे, नहीं तो सड़क परिवहन मंत्री होंगे। हम लोग करके दिए हैं अपने क्षेत्र में। तो कुछ चीज़ें तो सच में ना, लोगों को घर घर, मेरी माँ, मैं अपनी माँ को कितनी बार देखा हूँ, घर काला हो जाता था दूध से दही बनाने में। ये दूध से दही बनाने का एक प्रोसेस होता है, उसको क्या करते हैं, चूल्हे पे रखते हैं, फिर थोड़ी देर तक रहता है, तो उससे जो धुआं निकलता था ना, पूरा ये ऊपर करिया, दीवार करिया। और मजबूरी थी, क्योंकि वो तो दूध तो हमें गर्म करना है, दही बनानी है, मट्ठा बनना है, घी निकालना है, और माँ उसी में काम कर रही है।
आज तो मेरी माँ भी ऐसे टक से जला देती है वो गैस लाइटर। गैस लाइटर से तो वो जो धुएं से मुक्ति, ये थोड़ी बहुत बड़ी बात है। सही। इन सब, और मैं तो, मुझे जो मन में आता था ना, मैं गा देता था। आज भी जो ये गाना लिखा हूँ कि जनता ने उमड़ के बोला, या फिर अभी थोड़े समय पहले गाना गाया था, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। लेकिन साथ साथ हम मंदिर के साथ साथ मस्जिद के प्रति भी हमारी श्रद्धा है, हमारी गिरजाघर गुरुद्वारे के सामने के लिए भी हमारी श्रद्धा है। तो कुछ बात तो ना बहुत कमाल हुआ है। अभी आगे भी लिखता रहूँगा। अभी हम लोग, मैं मतलब मेरा एक नोट पूछिएगा ना, तो मैं इतना, मुझे आत्मसंतुष्टि वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हुई है। मेरा जीवन 4 भाग में मैं देखता हूँ। पहला 24 साल तक एकदम अभाव की ज़िंदगी, 24 साल अचानक मैं सिंगर बन गया, स्टार सिंगर। 9 साल तक स्टार सिंगिंग, 9 साल के बाद स्टार सुपर एक्टर। अमिताभ बच्चन जी हमारे साथ काम किए, मिथुन दा हमारे साथ काम किए, अनुराग कश्यप का गाना गा रहा हूँ, मनोज बाजपेयी से दोस्ती है, सलमान खान से दोस्ती है, शाहरुख भाई से दोस्ती है। मतलब ये सब ऐसा हो गया ना कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था वो दोस्ती। और फिर मतलब हम लोग, जैसा आप बताए ना कि पता चले कि 35 लाख फिल्म का बजट है और 50 करोड़ का बिजनेस हो गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लागत से लाभ। तो ये सब कुछ करने के बाद भी अगर मेरा मन, ये जो चौथा जीवन शुरू हुआ है, अभाव, स्टार सिंगर, स्टार एक्टर, और अब एक पॉलिटिशियन, अब फिर से वो एक कहते हैं पुनर्मूसिको भव, फिर से जीवन शुरू करो। अब मैं मंडल अध्यक्ष लोगों से बतियाता हूँ, बूथ अध्यक्ष से बतियाता हूँ, भिंड गया, चित्तौड़ गया, उदयपुर जाता हूँ, केरल जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, गांव-गांव तेलंगाना के आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं उनके बीच जाता हूँ, और वहाँ भी नारा सुनता हूँ कि क्या, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। तेलंगाना के वहाँ हिंदी में बोलते हैं। तो मुझे उस आत्मसंतुष्टि का वास्तव में बहुत, भाषा की दिक्कत नहीं होती? नहीं होती। आप हिंदी भाषी हैं, और जब आप दक्षिण में जाते हैं तो फिर लोग समझते हैं आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, लोग बोलते हैं। हमारे दोस्त हैं कितने, कर्नाटक में गणेश, उधर हमारा विशाल चेन्नई में। हम लोग तो आजकल क्रिकेट भी खेलते हैं ना, इंटर रीजन। अरे आपने क्रिकेट के बारे में तो कहा ही नहीं, वो भी तो है आपकी जिंदगी का अरे हिस्सा। वो बहुत तगड़ा हिस्सा है। मतलब वो हिस्सा तो, अच्छा एक ना बड़ा अजीब हमारे लाइफ में हुआ है। मैं पिछले 20 साल में जो देश में बहुत बड़े लोग हुए हैं, वो जरूर हम उनके या वो हमारे संपर्क में हैं। अच्छा। चाहे वो मुरारी बापू जी हों, चाहे वो धोनी हो, मतलब एक परिवार सब कुछ है। चाहे वो, अब देखिए 14 में हम नरेंद्र मोदी जी से मिले ना, मोदी जी। तो ये इस समय में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, अभी ईशान किशन खेल रहा है, अभी सुनील भाई हैं, सुनील शेट्टी जी, ये सब लोग, तो हम लोग एकदम फैमिली की तरह हैं। कई बार तो साउथ के लोग भी, चाहे मोहनलाल जी हैं वहाँ पे, मतलब हम एक दूसरे से, वेंकटेश जी हो, नागार्जुन सर हो, नागार्जुन का बेटा अखिल हो, ये हम लोग जब मिलते हैं ना तो वो क्या खुशी होती है। क्रिकेट के साथ क्या संबंध था आपका? क्रिकेट में यूनिवर्सिटी क्रिकेट का कैप्टन रहा मैं। हाँ। मैं यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेला, ईस्ट जोन से मैं वाइस कैप्टन भी था, इंटर यूनिवर्सिटी विजी ट्रॉफी। बाद में हम लोग रणजी तो नहीं खेल पाए, लेकिन खिलवाए बहुत लोगों को। बनारस में था और एक लड़का इंडिगो में नौकरी करता है,
सवेरे सवेरे मिला। टिच टाच बिल्कुल। हाँ एकदम, बस बड़ा स्मार्ट था। तो बोला कि भैया आपकी एक खासियत है। मैंने कहा, क्या? इसके एंगल से सुन लूँ। आपको मेरे दादाजी भी सुनते हैं, हाँ। आपको मेरे पिताजी भी सुनते हैं और आपको मैं भी सुनता हूँ। तो वो बात आपने जो कही ना, हमने कहा, मैं सोचता हुआ आया सवेरे सवेरे, मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमेंट है मतलब। और बोला कि मैं चाहता हूँ अगली पीढ़ी भी आपको सुने। तो आप मिस कमाल करते है। हैं इसको? देखो मिस तो करते हैं, लेकिन हम अभी भी ये सिंगिंग नहीं छोड़े हैं। उतना तो नहीं दे पा रहे हैं जितना चाहिए लोगों को, लेकिन फिर भी शो करते हैं, गाना नए नए बनाते हैं। अभी कल ही एक गाना बनाया हूँ, सुनाइए। अंदर का हनुमान जगाओ सब जग जाएगा, अंदर का हनुमान जगाओ सब जग जाएगा, सनातन का झंडा नभ में फहराएगा, सनातन का झंडा नभ में फहराएगा। कई बार पड़ती है जरूरत आना पड़ता है, अंदर के सोए हनुमान जगाना पड़ता है, प्यार न छोड़ो विनम्रता मत छोड़ो आएगा, सनातन का झंडा नभ में लहराएगा। अब ये YouTube में दे चुका हूँ, इसलिए ऐसा नहीं क्या राइट आपका हो जाएगा। पर आप सनातन के ऊपर अब उदयनिधि स्टालिन क्या बोलेंगे? आप सनातन के बारे में? वो लोग ऐसे नष्ट हो जाएंगे, वो लोग तमिलनाडु में ही नष्ट हो जाएंगे। हाँ, उन्होंने तो कहा है कि सनातन जो है वो वायरस है। वो लोग तमिलनाडु में ही नष्ट होंगे, और उन्होंने पूरी जो इनकी एक ठो अलायंस बनी है ना, उसको नष्ट करने वाली दवाई तमिलनाडु से इन लोगों ने दे दी है। और इसका रिजल्ट आप राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी देखिए। उनका कर्म तो जो है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, वो तो कर्म एक अलग है। मैं अभी इधर भी घूम रहा हूँ ना, बलात्कार में नंबर 1 राजस्थान, भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान, पेपर लीक मामले में सबसे नंबर 1 राजस्थान, दलितों पे अत्याचार में सबसे नंबर 1 राजस्थान, ये साइबर क्राइम में सबसे आगे राजस्थान, सबसे ज्यादा कर्जा लेने वालों में राजस्थान, छत्तीसगढ़। इसके अलावे जो इन लोगों ने सनातन को वायरस कहा, सनातन को नष्ट करने की बात कही, इनके कई कोर लोग जो इनको किसी कारण से पसंद भी करते थे, इनको बताएंगे कि आपकी ये नीति आपको रसातल में ले जाएगी। इंडिया अलायंस के कुछ लोग, उन्होंने समर्थन भी किया उदयनिधि का, चाहे खरगे जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी वापस आते हैं तो सनातन वापस आ जाएगा, हावी हो जाएगा, उन्होंने कहा है मुल्क पर। क्या होते हैं ना कि कई बार सही बात आ जाती है जुबान पे, और कई बार अपनी असली सोच है वो किसी स्टेटमेंट में प्रकट हो जाता है। अब इतना कहने के बाद, अब खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो उनका बोलना, ये बात जो आपने कही, उनके बेटे का भी समर्थन करना उदयनिधि के, प्रियांक खड़गे का। अब कांग्रेस करे तो क्या करे? हम तो सांसद हैं ना, हम आपको यहाँ नहीं बता सकते कि कितने कांग्रेसी हमारे संपर्क में हैं। इस बयान के बाद कितने कांग्रेस के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, और नहीं भी आना चाहते हैं ना, बोलना मनोज तिवारी हम कहीं भी हैं कमल दबेगा। तो हम लोग राजनीतिक लोग, सारी बातें मीडिया पे नहीं आती है, हमको ग्राउंड का भी पल्स पता चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन लोगों ने जो ये सनातन पे अटैक किया ना, वो तो ये खुद ही अपने लिए भस्मासुर बन गए। इंडिया अलायंस जो है वो कहती है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, इतनी डर गई है कि वो तो इंडिया का नाम निकाल रही है, भारत बना दिया, क्योंकि इंडिया अलायंस से इतना डरती है बीजेपी। ऐसे है क्या? एक तो इंडिया अलायंस कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग फ्रेज है। इंडी अलायंस, इंडिया में ए फॉर ए अलायंस के लिए है। इंडी अलायंस के लोगों को जो मूल इनकी जो भावना है इंडिया को लेकर के, ये अंग्रेजियत है, ये लॉर्ड मैकाले की आत्मा है, जिसने हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट किया। लॉर्ड मैकाले की कई बुक, अभी मैं आया राजनीति में तो पढ़ने लगा,
वो लिखता है कि हमने पूरा भारत घूमा है, पूरे भारत को घूमने में हमें ये जो उनकी संस्कृति, जो उनकी शिक्षा पद्धति है, ये तो दुनिया के विश्व गुरु पहले भी रहे हैं और यही शिक्षा पद्धति रही तो कितने भी अटैक के बाद इनको समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर भारत को पराजित करना है तो इनकी शिक्षा पद्धति पे चोट करना होगा, और वो इंडिया में समाहित है। देखिए, कुछ लोग कहे हमको कि भारत का अंग्रेजी इंडिया है, तो पाकिस्तान का अंग्रेजी क्या है, चाइना का अंग्रेजी क्या है, फ्रांस का अंग्रेजी क्या है, जर्मनी का अंग्रेजी क्या है? किसी देश के नाम का तो अंग्रेजी नहीं हो सकता। लेकिन आप भारत उदार देश रहा, आप उसको जो चाहे वो लिखवा दिए, बनवा दिए, करवा दिए। लेकिन यहाँ तो गृह प्रवेश भी होता है तो पहला श्लोक होता है, जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरतवर्षे भारत खंडे अहम मनोज तिवारिणा फला गोत्रे उत्पन्याहे संकल्पम करिष्ये। अब वो करा के उसको कहाँ रोकोगे भाई आप, जहाँ हर दिन भारत की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। तो इंडिया से हमें कोई परेशानी आज के दिन में थोड़ी है। चलो कुछ लोग इंडिया भी कह दिए, लेकिन भारत हमारा मूल है। हम इंडिया माता की जय थोड़ी बोल सकते हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं। ये इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस जो भी ये लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है उसने कब्जा कर लिया है हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को, और दे डोंट वैल्यू प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी। मतलब जैसे कि आपने भी कहा जब केजरीवाल जी मंदिर जाते हैं कि ये नकली हिंदू हैं, ये मंदिर जो जाते हैं इट इज़ नॉट। जब राहुल जी जाते हैं मंदिर में तो कहते हैं ये रिलीजियस टूरिज्म कर रहे हैं, आपकी पार्टी कहती है। तो आपने जैसे कि डिसाइड कर लिया कि हिंदू तो सिर्फ हम हैं, बीजेपी है, इंडिया अलायंस वाले हिंदू नहीं हैं। नहीं, ये उन लोगों ने खुद ही डिसाइड कर दिया, हम नहीं किए। हम तो जब राहुल जी मंदिर गए थे तब भी हमने ये कहा था कि चलो अच्छा है, एक दिन के लिए आप मंदिर के गए तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक दिन वाले हिंदू क्यों बनते हो? उन्होंने कहा वो जनेऊधारी हिंदू हैं। वो तो देखिए, वो जनेऊधारी कुर्ता के ऊपर, शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे तो खुद ही बता देते हैं कि आप जनेऊधारी नहीं हैं। लेकिन आपने केजरीवाल जी को तो कहा कि नकली हिंदू हैं। देखिए, उनके लिए मैं इसलिए कहा, उसका एक रीज़न है। दिल्ली में मौलवी लोगों को, जो मौलवी हैं, मस्जिदों के जो प्रीस्ट हैं, उनके प्रीस्ट हैं, हाँ। उनके लिए 18 से 25 हजार रुपये महीने की व्यवस्था हुई, पुजारियों के लिए नहीं हुई। तब मैंने कहा कि वाई, अच्छा ये होता कि आप मंदिर के पुजारियों को भी दो, मौलवी को भी दो, हमारे गुरुद्वारे के जो ग्रंथी हैं उनको भी दो, और जो हमारे और भी धर्मों के जो हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनको भी दो। अगर वो अपनी तरफ से कह देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तब मैंने कहा ये नकली हिंदू है। आप सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी से तो कालनेमी भी मिला, लेकिन कालनेमी हनुमान जी को नुकसान करने के लिए मिल रहा था, रावण के दूत के रूप में मिला था। तो इसलिए मैंने वो बात कही, और हमारी बात सही है। अरविंद केजरीवाल जी आज भी, मैंने कहा उनको, मैंने कहा 3 दिन का समय दिया कि जो उदयनिधि स्टालिन के बेटे ने सत्य सनातन के लिए बोला है, आप बोलो ना एक बार उसके विरोध में। आप चलो कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है, आप रहो, लेकिन ये तो कहो कि नहीं, ये बयान को वापस लीजिए वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये घिग्गी बन जाती है, कुछ नहीं बोलते। हम अगर कह रहे हैं कि अंदर का हनुमान जगाओ सब जग जाएगा, सनातन का झंडा नभ में लहराएगा, तो हम ये जब कह रहे हैं तो ऐसा था कहते ही मेरे खत्म हो जा रहा है उनकी बात। लेकिन हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि हम इसके खिलाफ हैं। आप अपनी स्थिति भी स्पष्ट नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, और फिर आप अलग अलग साजिशों में लग जाते हैं, तब हम ये लाइन बोलते हैं। देखिए, हम ना, अगर हमसे गलती हो जाएगी तो हम माफ़ी मांग लेंगे। कई बार हमसे गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन आप डेलिबरेटली अपने उस बयान पे खड़े हो जहां इस देश के 80% हिंदुओं को तकलीफ हुई है, सनातनियों को तकलीफ हुई है। सनातन की बात करते हैं तो उसमें सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं। तो आप जरा ऐसे ही बात इस्लाम के लिए बोल के देखो,
आज तो मैं देख रहा हूं कि ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि हमास का भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमास के आतंकवादियों के कृत्य आप देखिए, बच्चे गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप 268 लोगों को मार डालते हो एक बार, और राहुल गांधी किस मुंह से तुम उनके समर्थन में बात करते हो? भाई कांग्रेस किस मुंह से आप समर्थन में बात करते हो? क्या समझते हो? ये देश ऐसे ही विश्वगुरु नहीं था। दुनिया के किसी हिस्से की बात हमारे भारत के गांव में बैठे हुए एक गाय चराने वाले व्यक्ति को भी असर करती है। वो भी सोच लेता है हम तुमको बताएंगे, समय आने दो, लोकतंत्र का अस्त्र चुनाव हमारे पास है। मगर आप सोचिए, किसी देश की बेटी, किसी देश का व्यक्ति वहां गया हुआ है और कैसी मारने के बाद कुल्हाड़ी से काटते हैं, वीडियो वायरल होता है। नेपाल के वर्कर्स, नेपाल के वर्कर। मैं वो वीडियो देख नहीं पाया, मैं बंद कर दिया। स्टूडेंट्स को भी नेपाल के मार दिया गया। हाँ, बुजुर्ग लोगों की देखभाल कर रहे थे। हाँ, वो बुजुर्ग लोगों की देखभाल कर रहे थे। Caregivers। ये कौन सी संस्कृति है? इतनी निर्दयता कहां से आती है? उसके बाद भी हमारे देश के राजनीतिक लोग उसका समर्थन करते हैं घुमा घुमा के। कई लोग जो छद्मवेशी है वो किसी और पॉइंट को पकड़ के उनको समर्थन करते हैं। ये देश, ये अटल जी ने कहा था ना, हम जिंदा राष्ट्र हैं। यही कारण था 2014 में मैं बीच में आपको बता रहा था कि कौन कहता था कि एक पार्टी सीधे आएगी। स्मिता जी, आप भी अपने बयान निकालिएगा। कोई बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित नहीं बोल सकता था कि एक पार्टी की 272 सांसदों की आय होगी। 282 सांसद नरेंद्र मोदी जी के नाम से। इस देश के उन जन जागरण का, मानसिक जन जागरण का अंदाजा लगाए राजनीतिक पंडित लोग। आप गरीब कहते थे, नासमझ कहते थे, उनको लगा ना ना, जो मुझे फील हुआ मुंबई रहते हुए वही देश के 70% लोगों को फील हुआ और 282 सांसद आए, उसमें मैं भी एक था। आपने तो कहा कि नरेंद्र मोदी जी का जन जागरण आपको आपके मुंबई बैठे हुए वैसे ही हमारे भारत में बाकी लोगों के साथ हुआ और आप बीजेपी से जुड़े। लेकिन अभी इंडी अलायंस ने ये कहा है कि वो अपने जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं और जितने भी अलायंस पार्टनर्स अलग अलग राज्यों में हैं, जैसे कर्नाटका ने जातिगत सर्वे करा लिया है, बिहार ने उसको रिलीज़ कर दिया है, और बाकी राजस्थान में गहलोत जी ने कह दिया है कि अब वो भी सेंसस कराएंगे। तो ये अब अगर पहले कांग्रेस आपको हमेशा ये कहती रही है कि आप कम्युनलाइज करते हैं इलेक्शंस को और कम्युनलाइजेशन पे आप जीतते हैं, लेकिन अगर इंडी अलायंस हर जगह जातिगत सर्वे लेकर के आ रही है तो आपको नहीं लगता है कि 2024 में आपके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, ये देश उनकी मूल भावना समझ रहा है, जो लोग जातियों में हमारे देश को बांटना चाहते हैं। दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वां जयंती वर्ष चल रहा है। उनकी लाइन याद करिए, क्या कहते थे? जाति विहीन समाज की स्थापना में ही भारत के विकास की कहानी लिखी जा सकती है। यहाँ तक कि इंदिरा जी को याद करिए। इंदिरा जी का हमारे पास हमारी जो सबसे बड़ी, ये राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करें। अब इंदिरा जी, असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने। ये इंदिरा जी हैं कि ये जातिवाद शब्द इस देश से हटा दें। अचानक क्या जरूरत पड़ गई? राहुल जी, आपकी पार्टी ने 55 साल शासन किया, आपने इतने समय में नहीं जातियों का गणना कराने की कोशिश की। और जातियों की गणना कहाँ नहीं है? हमारा जो भी कार्ड बना है, आपका जो भी कार्ड है, आपके नाम के साथ जाति सब कुछ लिखी हुई है। और इस देश का एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो अभी किसी डेटा से अलग हो। आपको खाली कोशिश करनी, इसको घोषित करो। तो जब घोषित करना है, कोई बात नहीं, आप करिए। आप हिंदुओं की जातियों की बात करना चाहते हैं और मुस्लिम को खाली एक मुस्लिम लिखना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं,
धोबी मुस्लिम, घड़ारी मुस्लिम, नाई मुस्लिम, शेख, मुगल, सैयद, पठान, खान, कादरी, पीरजादे, मौलवी, फराज, मिर्जा, बेग, अहमदी, नक्शबंदी, मक्चिमार, तडेल, पटवा, कागजी, कैजी, काजी, तंकार, चिश्ती, मुस्लिम। ये भी कास्ट जोड़ो ना। आप सिर्फ हिंदू के कास्ट को अलग करना चाहते हो। मैं अभी 25 बताया हूं, 25 और मेरे पास लिखा हुआ है। वाई नॉट दिस राहुल जी, वाई नॉट दिस नीतीश जी? हिंदू भी धर्म है, मुस्लिम भी धर्म है, सिख भी धर्म है, बौद्ध, जैन, पारसी सब धर्म है। आप सिर्फ एक धर्म की जातियों को अलग करना चाहते हो। ये देश इतना गैर समझदारी वाला नहीं है। इसको पता है आपकी सोच क्या है। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ पे उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आप में से कितने हैं जो ओबीसी के हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के। तो कैमरामैन ने हाथ खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं गिना जाएगा, आप में से कितने हैं पत्रकारों को, और ज़्यादा नहीं थे। और फिर एक पत्रकार ने ट्वीट किया कि देखिए आप एंकर्स को देख लीजिए, प्रोड्यूसर्स को देख लीजिए, मीडिया ओनर्स को देख लीजिए, ओबीसीज हैं ही नहीं, ज़्यादातर अपर कास्ट हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं। तो अगर 10 साल में अगर आप ये बदलाव नहीं ला पाए कि ओबीसीज जो हैं वो चाहे पत्रकार हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो या मीडिया ओनर्स हो, वो सारे अभी भी स्वर्ण जाति के लोग हैं, तो क्या वो जस्टिफाइड नहीं है? नहीं, देखिए मूल भावना ये है कि कुछ ऐसे काम हैं जो अपनी इच्छा से ओरिएंट किए जाते हैं। हमें पत्रकार बनना है, हमें कैमरामैन बनना है, हमें ट्रॉली मैन बनना है, हमें लाइट मैन बनना है, हमें ड्राइवर बनना है, हमें अपना सैलून चला। ये तो हमारी अपनी इच्छा है। उसमें थोड़ी आप रिजर्वेशन दे सकते हैं कि नहीं नहीं तुम ये हो तो तुम यही करो। ये तो मतलब मानसिक दिवालियापन होगा। लेकिन जहाँ पे वास्तव में आरक्षण की बात है, अभी जब राहुल जी ने संसद में, सदन में ये बात बोला ना, कुछ सेक्रेटरी वगैरह की बात उठाई थी, तो तुरंत अमित शाह जी ने एक सवाल किया। उन्होंने बताया सबसे ज़्यादा ओबीसी सांसद हमारे पार्टी में, सबसे ज़्यादा ओबीसी को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे ज़्यादा एससी सांसद, शेड्यूल कास्ट सांसद भारतीय जनता पार्टी में, सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब सांसद भारतीय जनता पार्टी में। भाई एससी और एसटी को तो हमें टिकट दे देना ही है, उनका रिजर्वेशन है। भविष्य में ओबीसी का जो भी होगा वो भी देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस में कितने हैं, ये सवाल पूछते ही राहुल गांधी भाग लिए। मतलब उस समय तो मैं सोच रहा था ये बहुत बचकानी पर उनके शख्सियत है। प्रेसिडेंट तो दलित है ना। अच्छा भाई, तो हमने तो राष्ट्रपति को आदिवासी समाज से बनाया, हमने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति बना दिया। उनके प्रेसिडेंट दलित हैं, कितनी सुनते हैं राहुल गांधी जी उनकी, ये भी तो पूछना चाहिए ना। बात ये है कि सही मायने में सभी समाज का अगर कोई ध्यान रखने वाला है तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गवर्नमेंट है। आप फिल्म इंडस्ट्री में थे ना मनोज जी, तो वहाँ पे क्या जातिवाद है? भोजपुरी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, और बॉम्बे में भी थे आप। ना के बराबर। वो कभी कभार मान लो, देखो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फिल्म में किसी ब्राह्मण को लेंगे, उसको एक्टिंग ही नहीं करना आता हो, तो उसकी जगह हम उसको लेंगे ना, जो जब हमारा सीन हो रहा है अच्छा रोष का दृश्य है तो उस समय उसके एक्शन में वो बात हो। अगर हमको एक पंच मारना है और हम उसको उसका रिएक्शन देने वाला, अब जाते थोड़े देखेंगे यार, उसका रिएक्शन देने की क्षमता देखेंगे। ऐसा एक जो लोग फिल्म में कभी कभी बात होती है ना कि कोई अपने बेटे को ही बढ़ा देता है, भाई उसका बिजनेस है, वो पैसा लगा रहा है, तो पैसा बिजनेस कर रहा है ना, इसमें किसी बिजनेस करने के लिए तो किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते आप। तो ये जो फिल्मों में लगता है ना आरोप, ठीक है, जो स्टार है अपने बच्चे को स्टार बनाना चाहेगा, लेकिन उसके लिए पैसा दूसरे से थोड़ी मांगता है, वो खुद ही करता है। मेरा मानना है कि सिनेमा में आज भी टैलेंट की बड़ी कीमत है।
और आपके यूपी बिहार से तो इतने टैलेंटेड लोग हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे पंकज जी हो या मनोज बाजपेयी हो, रवि किशन जी, सो मैनी ऑफ देम। और उनकी फिल्में तो फिर जैसे कि हम देखते भी नहीं है कि इसकी स्टोरी लाइन क्या है नहीं है, बस आप लोगों में से किसी की भी पिक्चर आ जाती है ना तो सब देखते हैं। नहीं, वो देखते ही और देखते रहेंगे, उसमें कोई नहीं सोचता। देखिए, सिनेमा का स्टोरी वो डिपेंड करता है कि लोगों को कैसे हम खींच रहे हैं। वो तो कुछ अलग ही हो गया ना कि स्मॉल टाउन इंडिया की जो पिक्चरें हैं वो ज़्यादा चलती है बनिस्बत की अगर आप बॉम्बे या दिल्ली का जो फैंसी कल्चर वाला वो टाइम ही निकल गया ना। वो मास वही पसंद करता है, और यहाँ तक कि क्लास भी वो पसंद करता है। हाँ, क्लास और मास दोनों पसंद। नहीं, आप जो आज आप मान लो कि आज आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, आप क्लास लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आप भी तो कभी मास लाइफ जिए हो। जी जी। तो आपको वो दिन याद आएगा ना। मैं तो जाता हूँ कहीं तो बोलता हूँ कि अगर आपके संघर्ष के दिनों में कुछ ऐसे पल हैं जो आपको बहुत तकलीफ देह लग रहे हैं, तो उनको संभाल के रखना। जब सफल हो जाओगे तो उसी के लिए तरस जाओगे। वो मूंगफली खाने के लिए किसी की तरफ देखना, वाला जीवन। हाँ, वो आज शाम को लौंग लत्ता खाना है यार, कौन खिलाएगा। सर, आप लौंग लत्ता की बात कर रहे हो, आप बनारस में रहे हो, आपके कॉलेज के गेट पे आपकी वहाँ की कचौड़ियाँ और जलेबी सबसे ज़्यादा फेमस थी, और आपने अपना सिंगिंग करियर भी, रियाज करना भी बनारस से स्टार्ट किया। वहीं से किया। तो आप हमें बनारस के बारे में बताइए थोड़ा। अरे बनारस तो वो जो बनारस था ना और अब बनारस है, अब दोनों में हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि एक लाइन हमारे कान में पड़ी थी, मैं आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है। और अब देखते हैं कि सच में माँ गंगा ने किसी को चुन के बुलाया। नाम उनका नरेंद्र मोदी है। स्टेशन पे उतरो, एयरपोर्ट पे उतरो, बस स्टैंड पे उतरो, ऐसी फीलिंग आती है जैसे लगता है कि लार्जर देन लाइफ सिटी हमारा स्वागत कर रही है। हर व्यक्ति के मन से ऐसे धन्यवाद, आशीर्वाद निकलता है। उसी गली में देखो, हम एक गाना पहले बनाए थे, वो गाना रिलीज ही नहीं कर रहे हैं हमने क्या किया था, गाना बनाया था 2014 के पहले कि बनारस कैसन कैसन बनारस कैसन, जब गली में ना साढ़ मिलल, बनारस कैसन जब गोबर पे ना गोड़ बिछलल, बनारस कैसन। अब गली में गोबर ही नहीं मिल रहा है। अब साढ़ लोगों को भी अच्छी जगह, उनकी जगह गौशाला बन गई है। तो हम अब गाने में रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ। आप सोचें कि ऐसा गौरव होता है। अभी कल आ रहा था तो कोई कह रहा है कि ये इधर कौन JW मेरियट होटल आ रहा है। हम कहे यार इधर, हाँ भैया, वहाँ तो आश्रम में ही रहते थे सब, जो भी जाए। होटलों में जगह नहीं मिल पा रही है। हर बार फ्लाइट में जाते हैं तो हम लोग को पहले वो आगे वाली सीट थोड़ी सी खाली मिलती थी, अभी वो भी टाइम से न करे तो भर जाती है। कहा भैया तो कोनो विदेश से लोग आ रहे हैं भैया, वो बुक कर लिए हैं, क्या करें। हम कि मत हटाना, मैं पीछे बैठ के जाऊंगा। कमाल है। और ये सब कुछ के पीछे एक ऐसा नहीं कि सिर्फ बनारस से जौनपुर कल में गया था, मैं बनारस से अयोध्या जा रहा हूँ। अरे बाप रे, उस सड़क पे चलते हुए, अयोध्या की सड़क इतनी खराब हुआ करती थी। ओहो, जब मैं कवरेज करने जाती थी कि अयोध्या मत भेजो मेरे को, ऐसे बोलती थी मैं। और अब देखो, अब देखिए। और वही नहीं, आप खजुराहो जाइए, ग्वालियर से उतर के खजुराहो जाइए, आप बांदा जाइए। अभी मैं अलवर से दिल्ली आया हूँ। ऐसा लगता है कौन सी दौसा वाली रोड, जयपुर वाली रोड जो मुंबई तक जा रही है। फील ही नहीं होता है कि यार, कई बार लगता है कि हम इंडिया में ही है ना। हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें प्री प्लान, हम तो देखिए बहुत करीब से देखे हैं। आपको बताऊं, मैं अध्यक्ष था और जब अनऑथराइज कॉलोनी को PM ने कहा कि इसको ये अनऑथराइज का दाग हटाना है, तो हमने कहा कि सर उसको हम ऐसे कर रहे हैं। तो मुझे बुला लिए, बैठो कैसे करोगे। और मुझे वो कागज पे डिजाइन क्या बन रही है
क्या क्या होगा। देश के प्रधानमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष से बैठ के ऐसे बतिया रहे हैं जैसे लगता है ये हमारे दिल्ली के कलेक्टर बैठे हुए हैं। कलेक्टर बैठे हुए। हाँ, बिकॉज वो हैंड्स ऑन होता है ना, फोकस, हैंड्स ऑन। उनका फोकस, उनका मतलब ना मिस्टर परफेक्शन शब्द अगर किसी पे जाता है ना, मैं वर्ल्ड भी देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, ड्यू रिगार्ड्स टू एवरीवन। नरेंद्र भाई का वो सोच ही अलग है, इसलिए मुझे हम लोग बहुत निश्चिंत है अब कि बस उनका जो भी एक इंस्ट्रक्शन है उसका हम अगर 40% कर दें तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो जितना बनाते हैं उतना तो इंसान के रूप में बहुत संभव नहीं है हम लोगों से, उनको मैच करना संभव, उनके 50% को मैच करना हम लोग के लिए संभव नहीं है। जब तक उनको यहाँ छोड़ करके हम लोग सो के उठते हैं, पता चलता है 3000 किलोमीटर दूर वहाँ जा करके उनका कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सब तो तभी हो सकता है जब आपके दिल में भारत बसा हो और भारत को गौरव दिलाने की जो मनसा है वो बहुत चरम सीमा पे हो। आपने हमें बताया जिया है बिहार के लाला के बारे में, जो गाना आपने बनाया था और फिर वो गैंग्स ऑफ वसेपुर में यूज़ की गई। हाँ, और हमें जहाँ तक मालूम है कि मनोज वाजपेयी जी ने आपकी मुलाकात कराई अनुराग कश्यप जी से, और उसके बाद आप राजी हुए इस गाने के लिए, हमें वो बताएं आप। नहीं, ये दोनों लोग को मैं सुना नाम कि पहले तो मैं मनोज वाजपेयी का सुना कि यार कोई सत्या पिक्चर आई है और अब जो शूल पिक्चर उनकी आ गई दूसरी, और उसमें मेरा एक गाना यूज हुआ था। मैं एक गाना गाया था, असिए से कह के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता। तो उसमें फिल्म में एक जगह एक जो उसका विलन था ना, वो प्रोग्राम कराना चाहता है, तो उसने बोला ये एक मनोज नया ये लौड़ा आया है, इसको जरा देखो गाना सुनो, तो थोड़ा सा बचता है। तो बोले हाँ बहुत अच्छा है, इसको बुलाना चाहिए। तो फिर वो शिल्पा शेट्टी का गाना आता है, आई हूँ यूपी बिहार लूटने। और हमको लोग बोले अरे यार तोरे पिक्चर में मनोज वाजपेयी के पिक्चर में तुम्हारी चर्चा है। कि क्या बात करो यार, इतना बड़ा आदमी हो गए। भागे गए हम लोग, टिकट भी नहीं मिला, फिर दूसरे दिन मिला, देखे। उसके चक्कर में कई बार फिल्म देख लिए जब आती थी। और फिर एक दिन मनोज वाजपेयी से का फोन आता है ढूंढ के कि अरे महाराज हम मनोज वाजपेयी बोलता नहीं और रवा से मिले के बा हमरा। तो मैं तो चू कि मैं सही हो क्या, क्योंकि मनोज वाजपेयी एकदम सनसनी थे उस समय, सत्या के बाद शूल, और उसको लिखने वाला अनुराग कश्यप है ऐसा हम लोगों को पता चला। हमने कहा ये बड़ा जबरदस्त कलम वाला आदमी है भाई, कौन है। और यही लोग फिर हमें एक दिन कहते हैं कि आपको एक गाना गाना है। तो हमने कहा कि वाह अब मैं हिंदी फिल्म में गाऊंगा। तो गनवा सुने तो था कि जिया हो बिहार के लाला, भोजपुरी टाइप का था। हम कह रहे यार इतना दिन के बाद गनवा मिला तो भोजपुरी तो गाती रहे, रोज ही हम गाते रहते हैं, मगर वो गाना मेरे लाइफ का पहचान बन जाएगा। और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या, मैं लंदन शूटिंग कर रहा था अपनी फिल्म की, मुन्ना पांडे बेरोजगार हमारी फिल्म लंदन में हमारी शूटिंग चल रही थी। मुन्ना पांडे लंदन पहुंच गए। हाँ, मुन्ना पांडे बेरोजगार, हम लोग भोजपुरी में पांडे नहीं बोलते, पांडे। मुन्ना पांडे बेरोजगार। तो उनका फोन आया, बोले भाई जी आपको गाना, वो भोजपुरी बहुत बढ़िया बोलते हैं, अनुराग भी बनारस के है ना। अभी थोड़ा ट्वीट ने उनको खराब कर दिया। कोई बात नहीं यार, सुनेगा तो अनुराग भाई को मनोज जी सुधर जाएगा। प्लीज लिसन एंड वॉच दिस इंटरव्यू। हाँ जी। तो हम कहे हम तो लंदन में, अच्छा गाने का मन भी कर रहा है। तो अनुराग भाई का और मनोज भाई का ये चीज़ हमको नहीं भूलेगा, आप जहिया आए तहिया रिकॉर्डिंग हुई, फिल्म शूट हुई, उसके बाद गाना रिकॉर्ड हुई। और फिल्म शूट हो गई थी, गाना रिकॉर्ड हुआ, हमको दिखाई वो नहीं कि ये क्या सीन है, और मैं गाना गा रहा हूँ, हो जिया हो बिहार के लाला। और जब फिल्म आ रही है तो हीरो मर रहा है और उस पे गाना है, हीरोआ मरता और गाना कहता कि जिया तू 1000 साल। हमने कहा यार क्या है, सुपर हिट हो गया। कि वो अनुराग जी का अलग ही थॉट है। हाँ, वो बस खाली ट्वीट से बच जाए तो बहुत बड़ा आदमी है। अब आपकी बात नहीं होती है अनुराग कश्यप से,
There was a very friendly relation. You did not even charge a penny for his song. देखिए वास्तविकता है कि अनुराग कश्यप भाई का एक कर्ज है मेरे ऊपर, क्योंकि हिंदी सिनेमा का गाना देना, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, ये बड़ा चीज़ है। अनुराग कश्यप जी और मनोज बाजपेयी जी, और अनुराग तो भाई धीरे धीरे वो बड़े डायरेक्टर बन गए। जब हम उनसे मिले थे तो वो भी एक स्ट्रगलर थे। एक स्ट्रगलर सफलता के समय में भी स्ट्रगलर होता है, लेकिन वो एक जगह बहुत ऊंचा। आज भी मैं कामना करता हूँ कि वो वापस अपने उसी स्थान को पाएं। मैंने निश्चित रूप से जिया हो बिहार के लाला के लिए कोई पैसा नहीं लिया, वो दे रहे थे मुझे, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे लिए वो गाना ही बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन उस गाने से बहुत अर्निंग हुई मेरी बहुत अर्निंग हुई। आपके लिए एक इमोशनल मोमेंट था स्टूडियो में। बहुत, वो अभी भी उन्होंने वो मोमेंट डाला है। मैं 15-20 मिनट तक गाते ही गया, वो लूप लगा के छोड़ दिया और मैं गाने में डूब गया। कई लाइन तो हमारा जो वरुण ग्रोवर जो गाने लिखे हैं, वो कमाल लड़का है। वरुण, तुम जहाँ भी हो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, हार्ट्स ऑफ यू। लेकिन उसमें कई लाइन हमने जोड़ दिया। तनी नीक बोल पे गीत सुनावा ये भैया, तनी ढोलक माला चटमट का मदन लावा ये भैया, अपने गरम से अपने माड़ी का मान बढ़ावा ये भैया भैया। कई लाइन आई और मैंने वो देखा। स्नेहा खानवलकर उसकी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अनुराग की एक विशेषता है कि आप उसको 4-5 तरह की चीज़ दे दीजिए ना, तो अनुराग भाई उसमें से बेस्ट निकाल लेता है। अभी भी मैं चाहता हूँ कि 5-6 चीज़ों में जो एनजी हो, नॉट गुड हो, उसमें से बेस्ट निकाले, आगे बढ़े। मनोज जी का इंटरव्यू किया मैंने, पॉडकास्ट में आए थे और वो कह रहे थे कि हम जब पिक्चर बनाते हैं अनुराग जी से, वी ऑलवेज होप कि उनके मन में कोई टेंशन हो, कोई बवाल मचा हो, क्योंकि जब वो बवाल मचता है उनके मन में, तभी क्रिएटिव प्रोसेस सबसे अच्छा होता है। मैम ही सेड कि जब भी वो कोई सीन कराना चाहते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि भगवान इसको केओस दे, केओस लड़के आए वो सेट पे केओस दे। तो फिर वो क्रिएटिव प्रोसेस, आपका क्रिएटिव प्रोसेस कैसे चलता है? मैं तो देखिए, मैं कई चीज ना याद करता हूँ, उसको नोट कर लेता हूँ। आप गा के सुनाए ना। मैं जैसे गाता हूँ कि लोकतंत्र के महासमर में भारत की तैयारी है, सेवा करके खड़े हैं मोदी, अब जनता की बारी है। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, ये 9 साल का लेखा जोखा ले ले सारा टोला। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। इसमें मैं कुछ लाइनें लिखता हूं। जब मैं कहता हूं लोगों को कि हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, हमने देखा है नगर नगर में देखा है एयरपोर्ट बनाते, हमने देखा है 5 एम्स से 22 एम्स बनाते, एक गरीब को 5 लाख तक फ्री इलाज करवाते, उज्ज्वला गिफ्ट कर माताओं को धुएं से मुक्त कराते, हमने देखा हर वर्ष अनाज की एमएसपी बढ़ जाते, हमने देखा गांव गांव तक नल से जल पहुंचाते, 24 घंटे बिजली पग पग पक्की सड़क बनाते, सेना की शक्ति खातिर राफेल की खेप दिलाते, हमने देखा चीन पाक को भारत से घबराते, देखा भारत से घबराते, हमने देखा बेघर को भी अपना घर बनवाते, हमने देखा है बिन पैसे जनधन खाता खुलवाते, हमने देखा नगर नगर में एयरपोर्ट बनाते,
चप्पल पहने माता को सज के विमान में जाते, ठहर गया इतिहास गुरु गोविंद सिंह साहब जादे। भारत में वीर बाल दिवस होंगी 26 की यादें, बीजेपी के शासन में कानून का राज चलाते। हमने देखा मोदी शासन में बेटियों को मुस्काते, देखा बेटियों को मुस्काते। हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते। हमने देखा करतारपुर साहिब की राह खुलवाते, हमने देखा बाबा साहेब का पंचतीर्थ तनवाते। हमने देखा श्री राम लला का अद्भुत भवन बनाते, हमने देखा बाबा विश्वनाथ की शोभा दुनिया को दिखलाते। देखा सफाई कर्मी के खुद पांव धो रहा राजा, एक वैज्ञानिक को गले लगाकर सिसक रो रहा राजा। हमने देखा है माँ गंगा की गोदी में लिपट नहाता। हमें डर भी लगता था, सच बताओ, अरे यार नदी में कहाँ घुस रहे हैं, नदी में कुछ मगरमच्छ आ सकते हैं। नहीं, गंगा पे विश्वास। हमने देखा माँ गंगा की गोदी में लिपट नहाता, हमने देखा एक फकीर को भारत भाग्य सजाता, देखा भारत भाग्य सजाता। भारत माँ के माथ से 370 दाग मिटाता, हमने देखा फ्री वैक्सीन से भारत को अमृत पिलाता, देखा अमृत उसे पिलाता। कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवाकर, अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसाकर, अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसा। तो देश सजाया है जिसने उसको ही चुनेगा टोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चो। क्यों परेशान हैं सब लोग? हम इस बात को कि जातिवाद पर विकासवाद की राजनीति चढ़े आई है, मोदी जी के इसी कदम से विपक्ष धाराशायी है। जातिवाद पर विकासवाद की नीति अब चढ़ी आई है, मोदी जी के इसी कदम से विपक्ष धारा। सभी विपक्षी मिल बैठेंगे, शीश महल बनवाएंगे, सभी विपक्षी मिल बैठेंगे, शीश महल बनवाएंगे, राजमहल बनवाएंगे, और गरीब का घर बनवाया मोदी ने नहीं बताएंगे, ये सच्ची बात छुपाएंगे। वो जिनको कहते थे चोर अब उन्हीं से मेल बढ़ेगी, वो जिनको कहते थे चोर अब उन्हीं से मेल बढ़ेगी। मोदी चौकीदार है तो चोरों पे फौज चढ़ेगी, हाँ चोरों पे फौज चढ़ेगी, हाँ चोरों पे फौज चढ़ेगी। मोदी को पतवार है तो सड़कों पे जहाज उतरेंगे, सड़क पे बड़े जहाज। मोदी को पतवार है तो सड़कों पे जहाज उतरेंगे, फ्री अनाज से गरीब के घर भरेंगे और बनेंगे भैया भरे। जिसने अलख जगाया उसका साथ करेगा टोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। ये मैं लिखते रहता हूँ, वाह, मैं गाते रहता हूँ, मुझे तो, और जो मैं ये दिल से गा रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं, मैं खाली अंधा होके नहीं लिखता गाता, मैं बहुत सूक्ष्मता से अपनी सरकार का भी, अपनी पार्टी का भी, अगर किसी दिन लगा कि ये चीज ठीक नहीं है तो मैं स्मिता जी को फोन करूंगा, मुझे ठीक नहीं बोलना है मुझे, लेकिन मेरा मन खुश है, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। और सच में कई बार तो ऐसा महसूस होता है ना, हमने कहा ना कि चंद्रयान उतर रहा था, ये शिव की कहानी थी, वैज्ञानिकों के संग संग सनातन निशानी थी। ऐसे ही थोड़े हम वहां साउथ पोल पे सबसे पहले उतर गए, हमारे तो 1 लाख साल पहले भी लिखा गया है कि शिव के माथ पर चंद्रमा विराजे, तो वहां पहले पहुंचना भी था किसी जगह, किसी न किसी जगह। ठीक है, कुछ लोगों के टाइम में लेट हो गया, अब तो हम सूर्य की कक्षा में भी ऊपर स्थापित हैं। मुझे सच में, और मैं जो विपक्ष के लोग हैं ना, इनको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर सही मायने में
भारतीय जनता पार्टी से कंपटीशन करना है ना, तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो कि कैसे बिना जाति धर्म का भेद किए लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इस देश में जब धन चलता था तो घर तक नहीं पहुंचता था, जब नहीं अकाउंट था ही तो फिर कल्पना भी कैसे कर सकता था। 50 करोड़ लोगों के अकाउंट मोदी राज में आए हैं, तभी तो जितना भेजा गया 100% वहां पहुंचाए हैं। कैसे संभव? आपके बात करने से नहीं होगा। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, अगर आपकी नीयत साफ भी हो, राजीव गांधी जी ने कहा था ना, हम इंदिरा गांधी जी को कोट कर रहे हैं ना, तो ये सब कुछ तब होता है जब कल्पना करने वाला और एग्जीक्यूट करने वाला दोनों नीति साफ और स्पष्ट हो। ये चाहे जितना जातियों में बांट लें, धर्म का खेल खेल लें, नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं। स्मृति जी, हम जो महसूस कर रहे हैं जो चलते हुए, अब मतलब हम एक दिन सोच रहे थे कि आप कितना भी बात करेंगे हमारे लिए कि चांद पे चंद्रयान की विफलता के बाद भी वैज्ञानिकों को प्रेरित कर पहुंचाएगा मोदी ही। कोविड से अब तक गरीबों को 3 वक्त खाना खिलवाएगा तो खिलवाएगा मोदी ही। बहन माँ बेटी खुले में शौच ना जाए इसलिए टॉयलेट बनवाएगा तो मोदी ही। गरीब को पक्का मकान अगर दिलवा सकता है तो दिलवाएगा मोदी ही। दीदी को चूल्हा और सिलेंडर दिलवाएगा तो मोदी ही। फ्री में 5 लाख का आयुष्मान इलाज करवाएगा तो मोदी ही। सेना का मनोबल बढ़ाएगा तो मोदी ही। आंख दिखाई तो दुश्मन के घर पर सर्जिकल स्ट्राइक करवाएगा तो मोदी ही। तो आप काहे लिए राजनीति कर रहे हैं? 55 साल के हिसाब दो ना, आप बताओ देश को। तो फिर हम कहेंगे कि जब इतना कुछ करवाएगा मोदी ही तो कुछ भी कर लो, आएगा मोदी ही। मनोज जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के 9 साल को अपनी कविता से बता दिया। तो हमें 4-5 लाइनें विपक्ष के लिए भी बता दें। ये कांग्रेस की बची कुची साख को अगर कोई पिटवाएगा तो राहुल ही। अपने घिसे पिटे सलाहकारों से अपनी भी भद्द कराएगा तो राहुल ही। इसमें हमारे काफिये में जी नहीं लग रहा है। आई वांट टू यूज जी फॉर राहुल। मैं राहुल बड़ी पार्टी के नेता हैं और वो जिनके पोते हैं, इस नाते वो इंदिरा जी के बेटे के बेटे हैं, इसलिए सम्मान है मेरा। तो काफिया में नहीं आ रहा है तो राहुल जी कहता मैं। और हो सकता था कुछ जगह तो बच भी जाते, 20-25 साल इस देश शायद उनके बारे में सोच भी पाता, लेकिन केजरीवाल के चक्कर में अपनी नींव को नष्ट कराएगा भी तो राहुल ही। उदय निधि जैसे लोगों पर चुप हो करके अपनी भविष्य की सारी आशाओं पे पानी फिरवाएगा तो राहुल ही। इस देश के सनातनियों को चोट पहुंचाकर राक्षसों की तरह धूल में मिल जाएगा भी तो यही इसी जमात के लोग। इनको आज भी अगर समझ में नहीं आया कि जिस समय हमारे देश में धर्मांतरण, मंदिर तोड़े जाने, औरंगजेब का समय याद करिए, बाबर का समय याद करिए, जब उसके बाद भी भारत उठ के खड़ा हो सकता है। 5 सदी के बाद पुनः भगवान राम का भव्य मंदिर बन सकता है। उस भारत पे, सत्य न सनातन पे अगर कोई शंका कर रहा हो तो वो अपने पे शंका कर रहा है। हमें कोई न शंका थी, न है और न कभी रहेगी। हमारा जो मूल उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमें उस पे विश्वास है, हमें वसुधैव कुटुम्बकम् में विश्वास है, हमें अतिथि देवों पे विश्वास है और हमें उस धारणा पे विश्वास है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। पंडित मतलब ब्राह्मण न समझा जाए, पंडित विद्वान है। पंडित आप हैं स्मिता जी। पंडित वो हर व्यक्ति है जो इस देश में स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते के भाव पे चलता है। इसलिए मैं इन लोगों को बोलता हूं, सत्य सनातन को समझो। उदय निधि जैसे लोगों को दरकिनार कर दो तो शायद आप थोड़ा लड़ पाओगे। हो सकता है अभी कितना 42-43 सीट है ना, हो सकता है 2-4 ठोर बढ़ाना चाहते हो
तो अभी जाके उनको निकाल दो, नहीं तो उससे भी नीचे कर देगी। देश की जनता इतनी जागरूक है। चलिए, इस पर 2024 के लिए आपको शुभकामनाएं, और जो आने वाले चुनाव हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मुझे Thank बहुत you. अच्छा लगा बात करके। Thank you for watching or listening to this edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Do write in to us. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.